अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर टीचर साइमा गुल। आज हम 10th क्लास की न्यू केमिस्ट्री की बुक स्टार्ट करने जा रहे हैं। उससे पहले आपसे ये बात कर लेते हैं कि आप अभी अभी 9th के एग्ज़ाम्स दे के फारिग हुए हैं। उम्मीद है कि आपके एग्ज़ाम्स बहुत अच्छे हुए होंगे और अच्छे नंबर के साथ आप पास करेंगे। अब हमने न्यू क्लास में आ गए हैं। न्यू क्लास का आपका दोबारा से ऑल बुक्स है उनका सिलेबस चेंज हो चुका है, तो केमिस्ट्री का भी हमारा न्यू सिलेबस आया है, चेंज सिलेबस आया है। इसको हम देखेंगे, पढ़ेंगे, सीखने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है कि आप मेरे साथ रहेंगे और सीखेंगे। तो हम फिर स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट लेते हैं कि आपकी जो न्यू बुक आई है उसमें क्या चेंजेस आई हैं, कौन से न्यू चैप्टर्स इंक्लूड किए हैं, कौन से उसमें से रिमूव किए हैं। आपने 9th क्लास में केमिस्ट्री पढ़ी है, आपको काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स क्लियर हो गए थे। अब उसी को आगे से कंटिन्यू किया गया है, चीज़ें चेंज करके बयान की गई हैं, या यूँ कह लें कि उसकी मोर एक्सप्लेनेशन दी गई है इस बुक में। सबसे पहले हम इसका कंटेंट देख लेते हैं। कंटेंट मीन कि आपकी बुक में कौन कौन से चैप्टर इंक्लूड किए गए हैं। चैप्टर नंबर 13 तक तो 9th की बुक में था। वो अलग बात है कि आपका शॉर्ट सिलेबस हो गया था और आपने उसमें से चैप्टर नंबर 12 और 13 स्किप कर दिए थे, वो नहीं पढ़े थे। तो यहाँ पे जो चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं वो चैप्टर नंबर 14 है, स्टेट्स ऑफ मैटर एंड फेस चेंजेस। अब स्टेट ऑफ मैटर, आपको याद होगा आपने स्टेट ऑफ मैटर पढ़ी थी, तीन बेसिकली स्टेट ऑफ मैटर पढ़ी थी, सॉलिड, लिक्विड, गैस। इसके अलावा हमने प्लाज्मा की बात की थी। तो अब दोबारा से ये चैप्टर आ गया है, स्टेट ऑफ मैटर एंड फेस चेंज। फेस चेंज में हमने देखना है कि एक स्टेट दूसरी स्टेट में कैसे चेंज होती है और उसमें क्या चेंजेस आती हैं। तो यहाँ पे ये हमारा चैप्टर यही होगा, डिफरेंट फेजेस के बारे में पढ़ेंगे और उनकी प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है स्टिशियोमेट्री। यहाँ पे हमने 9th क्लास में भी एक चैप्टर पढ़ा था स्टिशियोमेट्री के नाम से। अब यहाँ पे अगेन, लेकिन यहाँ पे ये थोड़ा सा चेंज इस तरह है कि वहां पे हमने क्वांटिटेटिव एनालिसिस किया था, मोलर वॉल्यूम नहीं फाइंड आउट किया था। इस चैप्टर में हमने वॉल्यूम की बात करनी है कि किसी भी गैस का या किसी लिक्विड का हम मोलर वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो डिफरेंट न्यूमेरिकल्स इस चैप्टर में दिए गए हैं, हम पढ़ेंगे, सीखेंगे। जी, चैप्टर नंबर 16 आ जाता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, अब यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इसमें इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होंगे। अब इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट पढ़ेंगे कहाँ, जिसमें डिफरेंट सेल्स की बात की गई है। सेल कैसे बनता है, इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करते हैं, इसके अलावा इसमें और बहुत कुछ चेंजेस बताई गई हैं, वो हम पढ़ेंगे। रिएक्शन काइनेटिक्स, रिएक्शन काइनेटिक मीन देखेंगे कि कितने केमिकल रिएक्शंस हैं और उसमें कौन सी एनर्जीज इन्वॉल्व होती हैं, एनर्जी कितनी एब्जॉर्ब होती है, कितनी रिलीज होती है, उस रिएक्शन में एनर्जी का क्या इंपॉर्टेंट रोल है, वो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। जी, फिर नेक्स्ट चैप्टर आता है सॉल्ट्स। नाम से ही पता है सॉल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। सॉल्ट्स होते क्या है, उनकी डिफरेंट टाइप्स क्या हैं, किस तरह से सॉल्ट बनते हैं, ये सारा कुछ हम इसमें देखेंगे। अच्छा, अब आगे जो चैप्टर स्टार्ट हो रहे हैं वो एक अलग अलग से एलिमेंट के बारे में बयान किया गया है। जैसे अब चैप्टर का नाम है नाइट्रोजन एंड सल्फर, तो इसका मतलब है इसमें हमने नाइट्रोजन एलिमेंट के बारे में पढ़ना है और सल्फर, इनकी प्रॉपर्टीज क्या है और किस तरीके से ये एक दूसरे के साथ या दूसरे एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट करते हैं। ये उसके बाद चैप्टर 20 है वाटर। वाटर की इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे, वाटर होता क्या है, केमिस्ट्री में वाटर का क्या रोल है, कि वाटर हमारी लाइफ में किस तरीके से एक रोल प्ले कर रहा है। तो एक्चुअली इस चैप्टर में हमने वाटर की इंपॉर्टेंस पढ़ना है। जी, नेक्स्ट चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आपने इससे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा 9th क्लास में इंट्रोडक्शन लिया था कि केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। अब यहाँ पे उसका थोड़ी और डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है, हम उसको पढ़ेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन से कंपाउंड आ जाते हैं, उनकी फॉर्मेशन क्या है, या उनके रिएक्शंस क्या हैं। फिर है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन अगेन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात की गई है। तो यहाँ पे हाइड्रोकार्बन का चैप्टर अलग बनाने का मतलब है कि ईच कंपाउंड को अलग अलग डिस्कस किया गया है। जी, नेक्स्ट चैप्टर है मोनोहाइड्रोक्सी अल्केन्स और अल्कोहल। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात की है, तो अगले जो जितने भी चैप्टर हैं ये एक्चुअली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ही चैप्टर्स हैं। अब यहाँ पे मोनोहाइड्रोक्सी अल्केन्स, अल्केन्स क्या होते हैं या अल्कोहल क्या है, इनके बारे में डिटेल में डिस्कशन हम करेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड, ये भी अगेन एक कंपाउंड का नाम है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, पूरा चैप्टर इस पे बना दिया गया है कि आपने कार्बोक्सिलिक एसिड्स के बारे में पढ़ना है। जी, नेक्स्ट चैप्टर है हमारा बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री मीन केमिस्ट्री ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म में केमिस्ट्री कैसे अपना वाइटल रोल प्ले करती है। और द लास्ट चैप्टर इज द पॉलीमर। पॉलीमर्स क्या होते हैं, किस तरीके से बनते हैं, एक्चुअली ये सारा कुछ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है। तो इसका मतलब हुआ कि हम इस 10th क्लास की केमिस्ट्री में मोस्टली जो डिस्कशन है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की करेंगे।
उसके बाद बुक के लास्ट में आपको पेयरिंग स्कीम और मॉडल पेपर दे दिया गया है। ये एक अच्छा इनिशिएटिव है कि आपको पेयरिंग स्कीम बता दी गया कि आपको पहले से ही पता होगा कि किस चैप्टर में से आपके लॉन्ग क्वेश्चन आने हैं, किस चैप्टर में से शॉर्ट, और कौन कौन से चैप्टर इसमें एमसीक्यू में इंक्लूड होंगे। बुक के लास्ट में ये पेयरिंग स्कीम देना एक अच्छा कदम है कि आप लोगों को ये हेल्पफुल रहेगा आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, और साथ ही मॉडल पेपर भी एक्सप्लेन कर दिया गया है। जी स्टूडेंट्स, सबसे जो फर्स्ट चैप्टर नंबर 14 आपकी 10 केमिस्ट्री बुक में दिया गया है वो है स्टेट ऑफ मैटर एंड फेज चेंजेस। तो स्टेट ऑफ मैटर के बारे में हमने पहले भी पढ़ा है। डिफरेंट स्टेट ऑफ मैटर में सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा की थोड़ी सी डिस्कशन की थी। इसके अलावा आपने 9th क्लास में और भी डिफरेंट स्टेट पढ़ी थी, जैसे लिक्विड क्रिस्टल्स या सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स के बारे में थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन किया गया था। तो ये जो चैप्टर है इसमें हमने स्टेट ऑफ मैटर, मोस्टली उसमें सॉलिड, लिक्विड और गैसेस की बात करनी है। और फेज चेंज का मतलब होता है किस तरीके से एक स्टेट दूसरी स्टेट में चेंज होती है, और चेंज होने की रिक्वायरमेंट्स क्या है, और अगर चेंज हो रही है तो उसके लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर है। तो ये सब कुछ हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। जी चैप्टर का इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट में आपको फोर्स फिजिकल स्टेट के बारे में बताया गया, गैस, लिक्विड, सॉलिड। लेकिन किसकी फिजिकल स्टेट्स है? मैटर की। मैटर की आपने डेफिनेशन पढ़ी है, एनीथिंग विच हैज अ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। तो ये वो बातें हैं जो आपको हमेशा के लिए याद रखनी है। और यहाँ पे जो स्टेट्स की बात की गई है कौन सी? गैस, लिक्विड, सॉलिड एंड प्लाज्मा। लेकिन इस चैप्टर में हमने जो स्टेट की बात करनी है वो गैसेस की सबसे पहले डिस्कस की गई हैं। और यहाँ पे जो पहले बात की गई है गैस की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात की गई। कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं? जैसे गैस कैन कंप्रेस एंड एक्सपैंड। कंप्रेस का मतलब है उसको दबाया जा सकता है, और एक्सपैंड मतलब गैस को जितना वॉल्यूम मिले वो उसमें एक्सपैंड कर देती है। ये इसकी एक प्रॉपर्टी एक्सप्लेन की गई है। फिर डिफ्यूज। डिफ्यूजन का मतलब होता है कि गैस पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह इजीली मूव कर सकते हैं। डिफ्यूजन से निकला है। इसकी एग्जांपल मैं इस तरह दूंगी कि जिस तरह आप कोई परफ्यूम स्प्रे करते हैं तो थोड़ी ही देर में ओवरऑल आपके पूरे जितना भी कमरा है उसमें ये खुशबू फैल जाती है। तो ये गैस की प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन। इसी को हम डिफ्यूज बोल रहे हैं। अब आप देखें कि ये जितनी भी स्टेट ऑफ मैटर है हमने इसके बारे में पढ़ा था, सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, ये सब के सब जो है पार्टिकल्स से मिलके बने हुए हैं। अब इनके पार्टिकल कॉन्टिन्यू स्टेट ऑफ मोशन में है। स्टेट ऑफ मोशन का मतलब है कि वो मूव करते रहते हैं। वो अलग बात है कि गैस के पार्टिकल उनके दरमियान फासला बहुत ज्यादा होता है, इसलिए वो इजीली मूव कर सकते हैं। जबकि लिक्विड के पार्टिकल में गैस की निस्बत डिस्टेंस कम होता है, उनकी मूवमेंट गैस की निस्बत कम होगी। और सॉलिड्स के बारे में हमने पढ़ा था कि इनके पार्टिकल टाइटली पैक होते हैं, तो उसमें जो मूवमेंट है वो गैसेस और लिक्विड की तरह से नहीं होती। अब यहाँ पे इस पैराग्राफ में जो एक इम्पॉर्टेंट बात की गई है वो है फॉर्मुलेशन ऑफ काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी ये आपके लिए एक न्यू टॉपिक है, ये आपने पहले नहीं पढ़ा। तो शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में आपसे पूछा जा सकता है कि काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी है क्या। अब यहाँ पे तो काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी ऑफ गैसेस कहा गया, लेकिन एक्चुअली काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी ना सिर्फ गैसेस के लिए बल्कि लिक्विड और सॉलिड्स के लिए भी है। अब काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी ऑफ गैसेस है क्या, इसके बारे में हम पहले पढ़ लेते हैं ताकि हमें आगे समझना आसान हो जाए। जी, काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी ऑफ गैसेस या काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग जितने भी स्टेट ऑफ मैटर हैं वो टाइनी पार्टिकल से मिलके बने हुए हैं, और ये टाइनी पार्टिकल कांस्टेंट स्टेट ऑफ मोशन में है। अगर आप देखें तो काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी ऑफ गैसेस के जो पॉइंट्स हैं उसके कुछ पोस्टुलेट हैं वो हम इधर बयान कर देते हैं ताकि आपको इसको समझने में आसानी हो। जी, काइनेटिक थ्योरी उसका सबसे पहला जो पॉइंट या पोस्टुलेट या उसका कह दें कि की प्रिंसिपल क्या है कि ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। और सेकंड इसका पॉइंट क्या है कि देयर इज अ स्पेस एग्जिस्ट बिटवीन दी पार्टिकल, के इन पार्टिकल के दरमियान कोई ना कोई स्पेस है। जी, थर्ड पॉइंट क्या है कि देयर इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दिस पार्टिकल, कि ये जो पार्टिकल्स है इनके दरमियान कोई ना कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। और चौथा और लास्ट पॉइंट क्या है कि एनर्जी इफेक्ट द मोशन। एनर्जी मीन यहाँ पे टेम्परेचर इनकी मोशन पे इफेक्ट करता है। किसकी मोशन पे? पार्टिकल्स की मोशन पे। जी, तो ये हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ पार्टिकल्स को एक्सप्लेन कर दिया है। क्या उसके पॉइंट्स है कि ऑल मैटर इज मेड ऑफ पार्टिकल, जितना भी मैटर है वो पार्टिकल से मिलके बना है। पार्टिकल मीन टाइनी पार्टिकल, किसी भी चीज के छोटे छोटे ज़रात। फिर बात की गई है स्पेस एग्जिस्ट बिटवीन पार्टिकल। ये जो पार्टिकल है इनके दरमियान कोई ना कोई स्पेस है। जैसे आप लोग देखें लिक्विड के केस में या सॉलिड के केस में या गैसेस के केस में, गैसेस के पार्टिकल दे आर फार्दर अपार्ट हैं,
जबकि लिक्विड के केस में वो थोड़ा सा पार्टिकल एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, लेकिन उनके दरमियान कोई ना कोई स्पेस है। और अगर सॉलिड्स की बात करें तो सॉलिड में पार्टिकल टाइटली पैक हैं, वो स्पेस बिल्कुल नेग्लिजिबल हो जाती है। जी नेक्स्ट इसका पॉइंट था फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इन पार्टिकल्स के दरमियान कोई ना कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। और एनर्जी या टेम्परेचर अफेक्ट द मोशन। किसकी मोशन? इन पार्टिकल। हमने कहा कि ये पार्टिकल्स कॉन्टिन्यूस स्टेट ऑफ मोशन में है और एनर्जी या टेम्परेचर इस मोशन को अफेक्ट करता है। जी अब आते हैं अपने टॉपिक की तरफ दोबारा से। अब यहाँ पे एक बात की गई है कि काइनेटिकल पार्टिकल थ्योरी नॉट ओनली एक्सप्लेन ऑल द लॉज व्हिच गवर्न बिहेवियर ऑफ गैसेस। मीन काइनेटिकल पार्टिकल थ्योरी सिर्फ गैसेस के बिहेवियर को एक्सप्लेन नहीं कर रही, बल्कि इसके अलावा वो किसको एक्सप्लेन कर रही है? इट आल्सो एक्सप्लेन द कंपोजिशन ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर एंड द इंटरकन्वर्जन ऑफ ऑल द थ्री स्टेट। तो बेसिकली हमने यहाँ पे तीन स्टेट जो बात की है वो सॉलिड, लिक्विड, गैस की बात की गई है। काइनेटिकल पार्टिकल थ्योरी जो है ना सिर्फ गैसेस को एक्सप्लेन करती है, बल्कि इसके साथ साथ लिक्विड और सॉलिड स्टेट को भी एक्सप्लेन करती है। और ये कैसे एक्सप्लेन करती है? जैसे जैसे हम चैप्टर पढ़ते जाएंगे हमें इसकी समझ आती जाएगी। जी नेक्स्ट क्या बात की गई है कि दिस इज नेचुरल बिकॉज ऑल द थ्री फिजिकल स्टेट आर डिस्टिंक्ट इन देयर फिजिकल प्रॉपर्टी। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है मुख्तलिफ होना। तो जितनी भी ये स्टेट ऑफ मैटर है फिजिकल प्रॉपर्टीज में तो एक दूसरे से मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन इनकी केमिकल नेचर सेम है। जैसे एग्जांपल उन्हें दी है यहाँ पे वाटर की। वाटर हमें पता है कि थ्री फिजिकल स्टेट में पाया जाता है। अब उसकी वाटर की थ्री फिजिकल स्टेट देखें। आइस जो इसकी है वो सॉलिड स्टेट है, और वाटर को लिक्विड फॉर्म में वो उसकी लिक्विड स्टेट है, और यही वाटर जो एवेपोरेट हो जाता है उसके वेपर्स बनते हैं तो वो उसकी गैसियस स्टेट है। लेकिन है तो वो वाटर ही, और उसमें उसके पार्टिकल में वाटर का फार्मूला H2O ही रहेगा। तो ये जो बात है कि उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी तो डिफरेंट हो सकती है, लेकिन उसकी केमिकल नेचर सेम रहेगी। जी जो नेक्स्ट बात की गई है वो काइनेटिकल पार्टिकल थ्योरी ऑफ गैसेस की बात की गई है कि गैसेस में जो पार्टिकल्स हैं वो कॉन्टिन्यूअस स्टेट ऑफ मोशन में है, कॉन्टिन्यूअली मूव करते रहते हैं, और इस मूवमेंट के दौरान वो पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ स्ट्राइक भी करते हैं, उनके दरमियान कोलिजन्स होता है। इसके अलावा यहाँ पे हमें ये भी पता है क्योंकि ये पार्टिकल एक दूसरे से फारली अपार्ट है, इनके दरमियान डिस्टेंस ज्यादा है, इसलिए इनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेज जो है वो ना होने के बराबर होती हैं। अब जैसे यहाँ पे देखें, पैराग्राफ पढ़ के देखते हैं। अकॉर्डिंग टू काइनेटिकल पार्टिकल थ्योरी गैसेस आर कंपोज्ड ऑफ पार्टिकल व्हिच आर इन कॉन्टिन्यूअस स्टेट ऑफ रैंडम मोशन। तो काइनेटिकल पार्टिकल थ्योरी का पहली बात ही ये थी कि जितने भी पार्टिकल दे आर द कॉन्टिन्यूअस स्टेट ऑफ द मोशन इन ऑल द पॉसिबल डायरेक्शन, कि किसी भी डायरेक्शन में वो मूव कर सकते हैं। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस इज ड्यू टू द कोलिजन ऑफ इट्स पार्टिकल विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर। अब यहाँ पे जो गैस पार्टिकल मूव कर रहे हैं, गैस पार्टिकल जो भी हैं किसी न किसी कंटेनर में है, और इस कंटेनर में जब वो मूव कर रहे हैं तो एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे। इन कोलिजन की वजह से वो कोई प्रेशर भी एक्सर्ट करेंगे एक दूसरे के ऊपर। सिंस द प्रेशर ऑफ द गैस इन अ कंटेनर डज नॉट चेंज विद द टाइम एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। अगर हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट रखा जाए तो ये प्रेशर चेंज नहीं होता। तो इसलिए ये कहा जाता है कि इट इज अज्यूम्ड दैट द कोलिजन बिटवीन इट्स पार्टिकल डू नॉट इन्वॉल्व एनी लॉस और गेन ऑफ एनर्जी ड्यू टू फ्रिक्शन। क्योंकि वो पार्टिकल कॉन्टिन्यूस स्टेट ऑफ मोशन में है, एक दूसरे के साथ कोलिजन कर रहे हैं, और एक दूसरे के साथ कोलिजन की वजह से वो कोई ना कोई प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं। लेकिन कांस्टेंट टेम्परेचर पे जब ये प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं तो इसमें कोई भी लॉस या गेन ऑफ एनर्जी नहीं होता। द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द पार्टिकल ऑफ गैसेस आर assumed as the negligible since the particle are widely apart at a low pressure। लो प्रेशर पे क्या होता है कि गैस के पार्टिकल एक दूसरे से वाइडली अपार्ट है, उनके दरमियान फासले बहुत ज्यादा हैं। फासले ज्यादा होने की वजह से उनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस ना होने के बराबर होती हैं। लेकिन साथ ही क्या बात कर दी गई है कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ पे देखिए, जो भी चीज कोई मूविंग हो, जो चीज मूव करती है उसमें कोई एनर्जी होती है, और मूविंग एनर्जी को हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे बात क्या की गई है कि द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। लेकिन टेम्परेचर किस में मेजर करना है? केल्विन स्केल में। तो गैसेस के बारे में हम जब भी बात करेंगे तो आपने ये याद रखना है कि यहाँ पे जो टेम्परेचर लिया जाता है केल्विन स्केल में लिया जाता है। यहाँ पे आपका एक एमसीक्यू भी पूछा जा सकता है, और ये बात आपने याद रखनी है कि इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो डिपेंड करती है टेम्परेचर पे। द एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज द सेम फॉर ऑल गैसेस एट द सेम टेम्परेचर। जितनी भी गैसेस ले लें, अगर टेम्परेचर सेम है तो उनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी भी सेम होगी। जी अब देखें, नेक्स्ट पैराग्राफ में बात की गई है लिक्विड्स के बारे में कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ लिक्विड, उसमें हमें क्या बात की गई है। अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी द पार्टिकल इन द लिक्विड आर क्वाइट क्लोज टू वन एनदर। अब क्वाइट क्लोज क्यों कहा गया? गैसेस की निस्बत तो ये एक दूसरे के करीब होते हैं,
दे आर ऑल्सो मूविंग इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। तो लिक्विड के पार्टिकल्स भी गैसेस की निस्बत एक दूसरे के करीब होते हैं, लेकिन इनके दरमियान इतना डिस्टेंस होता है कि वो इजीली मूव कर सकते हैं। तो यही वजह है कि लिक्विड के हम कहते हैं कि कोई डेफिनेट शेप नहीं होती है। तो एज अ रिजल्ट द पार्टिकल ऑफ लिक्विड डू नॉट हैव एनी फिक्स पोजीशन एंड शेप, कि लिक्विड की कोई शेप नहीं है। इसके लिक्विड को जिस भी बर्तन में डाला जाए या जिस भी कंटेनर में रखा जाए तो वो उसी की शेप को अटेन कर लेता है। लेकिन एक जो बात की गई है ऑन टू द प्रेजेंस ऑफ इंटर पार्टिकुलर फोर्स, देखें हमने गैसेस में कहा था कि पार्टिकल्स आर वाइडली अपार्ट, एक दूसरे से ज्यादा दूर है, इसलिए इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना होने के बराबर है। लेकिन लिक्विड के केस में क्या है कि इंटर पार्टिकुलर फोर्स जो वो होती है उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। यही वजह है कि लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स होता है। तो यहाँ पे आप एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाई लिक्विड हैज द फिक्स वॉल्यूम। तो इसका आंसर आपने यही बताना है कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द इंटर पार्टिकुलर फोर्स लिक्विड हैज द फिक्स वॉल्यूम, कि लिक्विड के पार्टिकल्स में एक स्पेसिफिक इंटर पार्टिकुलर फोर्स होती है जिसकी वजह से लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स है। इन अ लिक्विड द पार्टिकल शो ऑल द थ्री टाइप ऑफ मूवमेंट्स, थ्री टाइप ऑफ मूवमेंट्स। अब मूवमेंट्स की बात करें तो मूवमेंट की थ्री टाइप्स हैं। एक को हम बोलते हैं ट्रांसलेशन मूवमेंट, रोटेशनल मूवमेंट एंड वाइब्रेशनल मूवमेंट। यहाँ पे जैसे आपको दे भी दिया गया है, मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन अ गैस एंड अ लिक्विड शो ऑल थ्री टाइप ऑफ मूवमेंट्स साइमल्टेनियसली, नेमली ट्रांसलेशनल मोशन होती है, रोटेशनल मोशन एंड वाइब्रेशनल मोशन। यहाँ पे अगेन एक और शॉर्ट क्वेश्चन आपके लिए बन गया है कि आपसे पूछा जा सकता है कि मूवमेंट की थ्री टाइप कौन कौन सी हैं, तो आपने ये तीनों के नाम याद रखने हैं। अब ये होती क्या है, ट्रांसलेशनल मोशन क्या है या ट्रांसलेशनल मूवमेंट क्या है? ट्रांसलेशनल मूवमेंट वो मूवमेंट है जिसमें पार्टिकल एक ही डिस्टेंस, एक ही सिमत में अपना डिस्टेंस कवर करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, आपकी गाड़ी एक ही सिमत में चली जा रही है, तो ये आपकी ट्रांसलेशनल मूवमेंट है। तो इसी तरह पार्टिकल्स की ट्रांसलेशनल मूवमेंट क्या होगी कि वो एक ही सिमत में एक ही डायरेक्शन में मूव करें। और अब रोटेशनल मूवमेंट क्या है? रोटेशन नाम से ही पता चल रहा है, रोटेट करना, घूमना। तो जिसमें पार्टिकल किसी एक सेंटर पॉइंट के इर्द गिर्द रोटेट करते हैं वो उसकी रोटेशनल मूवमेंट है। इसकी बेस्ट एग्जांपल है आपका छत वाला पंखा, सीलिंग फैन है, उसकी मूवमेंट रोटेशनल मूवमेंट है। जी लास्ट मूवमेंट जो है वो क्या है? वाइब्रेशनल मूवमेंट। वाइब्रेशन मीन जस्ट वाइब्रेट करते हैं, वो अपनी पोजीशन को नहीं छोड़ते, अपनी जगह पे खड़े खड़े वो वाइब्रेट करेंगे। तो इसको हम बोलते हैं वाइब्रेशनल मूवमेंट। वाइब्रेशनल मूवमेंट की एग्जांपल है मूवमेंट ऑफ पेंडुलम, कि पेंडुलम एक जगह से फिक्स होता है और वो वाइब्रेट करता है, एक जगह से दूसरी जगह वो नहीं जा सकता, अपनी फिक्स पोजीशन के अगेंस्ट ही उसने वाइब्रेट करना है। चलें जी, अब अगले पैराग्राफ में देखें काइनेटिकल पार्टिकल थ्योरी ऑफ सॉलिड। सॉलिड्स के बारे में काइनेटिकल पार्टिकल थ्योरी क्या कहती है कि solid substance may consist of ions, atom and molecule. According to the kinetical particle theory, the interparticular force in the solid substance are so strong that they keep their particle arranged in a fixed position. तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग सॉलिड्स के पार्टिकल जो हैं उनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इतनी स्ट्रांग होती है कि उनकी पोजीशंस फिक्स होती हैं। जी स्टूडेंट्स, अभी तक हमने जो पढ़ा है वो काइनेटिकल पार्टिकल थ्योरी पढ़ी है। उसमें जो पहला पैराग्राफ था उसमें गैसेस के बारे में एक्सप्लेन किया गया था, फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में लिक्विड के बारे में, और ये जो पैराग्राफ है इसमें सॉलिड के बारे में एक्सप्लेन किया गया है। तो आपसे ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी पूछा जा सकता है कि काइनेटिकल पार्टिकल थ्योरी क्या है। उसमें फिर आपने तीनों स्टेट ऑफ मैटर के बारे में एक्सप्लेन करना है, या इसमें तीन स्टेट के अलग अलग भी पूछा जा सकता है कि काइनेटिकल पार्टिकल थ्योरी ऑफ गैसेस क्या एक्सप्लेन करती है या काइनेटिकल पार्टिकल थ्योरी ऑफ लिक्विड क्या एक्सप्लेन करती है। तो तब आपने जिस स्टेट के बारे में पूछा जाए आपने वही आंसर देना होगा। अब यहाँ पे सॉलिड्स के बारे में बताया गया कि दीज पार्टिकल पोजेस द वाइब्रेशनल मोशन ओनली। यहाँ पे जो सॉलिड्स के पार्टिकल है उसमें सिर्फ वाइब्रेशनल मोशन होती। क्यों वाइब्रेशनल मोशन होती है? क्योंकि उनकी फिक्स पोजीशन है, वो अपनी जगह से मूव नहीं कर सकते, इसलिए उसमें सिर्फ वाइब्रेशनल मोशन होगी। जबकि लिक्विड्स और गैसेस में तीनों टाइप ऑफ मोशंस आ जाती हैं। These restricted movement force solid substance to have the fixed shape and the fixed volume. तो यही वजह है कि किसी भी सॉलिड की फिक्स शेप और फिक्स वॉल्यूम क्यों होता है? क्योंकि उसके दरमियान, उसके पार्टिकल के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर या इंटरपार्टिकुलर फोर्सेस आर स्ट्रॉन्ग, और ये सिर्फ वाइब्रेशनल मोशन शो करते हैं और इनकी फिक्स शेप और फिक्स वॉल्यूम होता है। जी स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी क्या है? कोई भी स्टेट ऑफ मैटर उसकी अंदरूनी एनर्जी, इंटरनल उसके पार्टिकल्स की एनर्जी क्या है? तो कोई भी किसी भी सब्सटेंस की जो एनर्जी वो होल्ड करता है, या किसी भी सब्सटेंस की जितनी एनर्जी है
वो उसकी इंटरनल एनर्जी कहलाती है। अब इसकी डेफिनेशन देखें, द इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सब्सटेंस इज द टोटल एनर्जी इट कंटेन्स, मीन्स उसकी जितनी एनर्जी है वो उसकी इंटरनल एनर्जी कहलाएगी। अब यहाँ पे बात की गई है टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी क्यों कही गई है? हमने इससे पहले, आपको याद होगा कि फिजिक्स में एनर्जी की 2 टाइप्स की बात की थी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ये दोनों मिलके किसी भी सब्सटेंस की टोटल एनर्जी बनाती हैं। यहाँ पे जैसे ये बात की गई है, इट इंक्लूड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इस पार्टिकल एंड द पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू बॉन्डिंग बिटवीन देम। अब यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी है वो हमें पता है कि ड्यू टू मोशन होती है। तो ये मोशन की अभी हमने बात की, जो हमने इससे पहले काइनेटिक थ्योरी ऑफ पार्टिकल्स पढ़ी थी, तो यही कहा गया था कि गैसेस के या लिक्विड के गैसेस पार्टिकल्स जो है वो कॉन्टिन्यूस स्टेट ऑफ मोशन में है। तो जब भी कोई पार्टिकल कॉन्टिन्यूस स्टेट ऑफ मोशन में होगा तो इट मीन उसके पास काइनेटिक एनर्जी तो होगी। दूसरी जो एनर्जी की बात की गई है वो पोटेंशियल एनर्जी है। अब पोटेंशियल एनर्जी की हमने फिजिक्स के अकॉर्डिंग जो डेफिनेशन पढ़ी थी उसमें हमने कहा था द एनर्जी ड्यू टू इट्स पोजीशन, उसकी पोजीशन की वजह से। लेकिन अब यहाँ पे हम केमिस्ट्री में क्या कह रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी इज ड्यू टू द बॉन्डिंग बिटवीन देम। अब बॉन्डिंग कौन सी? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज, जो उसके पार्टिकल के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज हैं वो उसकी बॉन्डिंग, और इसी वजह से उसकी ये पोटेंशियल एनर्जी है। फिर बात की गई है हीट इंक्रीजेस द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। हीट मीन टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो किसी भी सब्सटेंस की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी। तो एक्चुअली हमने यहाँ पे यही पढ़ना है कि अगर उसको हीट अप करते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं, तो इन स्टेट ऑफ मैटर पे उस हीट इंक्रीज करने का या डिक्रीज करने का क्या इफेक्ट होता है, वो अगले टॉपिक में हम इसको डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले यहाँ पे क्विक चेक है आपके लिए कि आप अपने आप को देखें आपने अभी तक क्या सीखा है। जी, पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है, व्हाट इज द ट्रांसलेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन क्या होती है? इससे पहले उन्होंने आपको यहाँ पे जो इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन दी थी उसमें बता दिया था कि ट्रांसलेशनल मोशन क्या होती है। तो एक दफा फिर हम इसकी डेफिनेशन कर लेते हैं। द मोशन वेयर ऑल द पार्ट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूव द सेम डिस्टेंस इन द सेम डायरेक्शन, कि ऐसी मोशन जिसमें जितने भी पार्टिकल्स हैं वो सेम डायरेक्शन में मूव करें, तो इसको हम बोलते हैं ट्रांसलेशनल मोशन। सिंपली इसको हम लीनियर मोशन भी कह सकते हैं। और इसकी एग्जांपल क्या है कि अ कार ड्राइविंग अलोंग अ स्ट्रेट हाईवे, कोई भी कार जो स्ट्रेट हाईवे पे जा रही है वो इसकी ट्रांसलेशनल मोशन है। और इसका दूसरा नाम क्या हो सकता है? लीनियर मोशन भी इसको कह सकते हैं। जी चलें अगला क्वेश्चन देखते हैं। इज द एवरेज काइनेटिक एनर्जी पोजेस्ड बाय द पार्टिकल्स ऑफ अ गैस एंड अ लिक्विड सेम एट द सेम टेम्परेचर। क्वेश्चन में उन्होंने पूछा है कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी बाय द गैस एंड लिक्विड, के गैस और लिक्विड। अब हमें पता है कि गैस और लिक्विड दोनों अलग अलग स्टेट ऑफ मैटर हैं, तो उनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी सेम होगी टेम्परेचर अगर सेम रखा जाए। तो इसका आंसर होगा यस, क्योंकि यहाँ पे हमने कहा कि काइनेटिक एनर्जी वो डिपेंड करती है टेम्परेचर पे। एक्चुअली काइनेटिक एनर्जी नहीं, टोटल इंटरनल एनर्जी जो है वो डिपेंड कर रही है टेम्परेचर पे। तो यहाँ पे स्टेट ऑफ मैटर चाहे गैस हो या लिक्विड हो, जब उसका टेम्परेचर सेम रखा गया है तो उनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी भी सेम होगी। तो यहाँ पे आपका आंसर यस में आएगा। जी स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंटर कन्वर्जन ऑफ फिजिकल स्टेट। इंटर कन्वर्जन का क्या मतलब है? कन्वर्ट हो जाना, एक स्टेट का दूसरी स्टेट में चेंज हो जाना। इसके लिए वर्ड यूज किया गया है इंटर कन्वर्जन ऑफ फिजिकल स्टेट। अब फिजिकल स्टेट कौन सी है? सॉलिड, लिक्विड, गैस। इस चैप्टर में हमने बेसिकली सॉलिड, लिक्विड, गैस के बारे में पढ़ना है। तो देखेंगे कि सॉलिड, लिक्विड, गैसेस एक स्टेट दूसरी स्टेट में कैसे चेंज होती है और उसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं और उसको हम क्या नाम देते हैं। अब जैसे यहाँ पे देखें, पहली स्टेट तो बताई गई है कन्वर्जन ऑफ अ सॉलिड इनटू अ लिक्विड। तो सॉलिड का लिक्विड में चेंज होना जिसको हम बोलते हैं मेल्टिंग। ये क्यों न्यू बात नहीं है, आपने इससे पहले भी कई दफा मेल्टिंग पॉइंट के बारे में पढ़ा है कि मेल्टिंग होता क्या है कि कोई भी सॉलिड स्टेट चेंज हो जाए लिक्विड स्टेट में, तो इसको हम बोलते हैं मेल्टिंग। जैसे आप लोगों ने मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर पढ़ा हुआ है, और कोई आप देखें जब आइसक्रीम खाते हैं या आइस क्यूब्स कहीं पे पड़े हैं, अगर किसी नॉर्मल टेम्परेचर पे पड़े हैं उनको आप फ्रिज से, फ्रीजर से बाहर निकाल के रखें तो आहिस्ता आहिस्ता वो मेल्ट होना शुरू हो जाता है और लिक्विड में चेंज हो जाता है। तो ये डेली लाइफ में एग्जांपल आपके सामने है। तो एक्चुअली ये क्या है? कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड, और जिसको हम नाम दे रहे हैं मेल्टिंग, मतलब पिघल जाना। अच्छा, अब यहाँ पे जो पहली बात की गई है कि कोई भी फिजिकल स्टेट दूसरी में चेंज तभी होगी कि जब उनका टेम्परेचर चेंज किया जाएगा। जैसे द फिजिकल स्टेट ऑफ सॉलिड सब्सटेंस कैन बी चेंज बाय सिंपल हीटिंग, कि सॉलिड को आप सिंपली हीट करोगे तो वो स्टेट ऑफ चेंज हो जाएगी, सॉलिड से वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दी
कि आप आइस क्यूब को जब फ्रीजर से निकाल के रखते हैं, अब फ्रीजर में वहां पे तो उनका टेम्परेचर मेंटेन होता है जिसकी वजह से वो सॉलिड फॉर्म में रहते हैं। लेकिन अगर आपने इसको निकाल के बाहर रूम टेम्परेचर पे रख दिया तो रूम का टेम्परेचर उस फ्रीजर की निस्बत ज्यादा है। मीन आपने टेम्परेचर चेंज कर दिया, तो टेम्परेचर चेंज करने का क्या मतलब हुआ कि एक स्टेट दूसरी स्टेट में चेंज हो रही है। अब एक्चुअली उसकी केमिस्ट्री क्या है कि होता क्या है कि जब आप उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं या हीट बढ़ाते हैं तो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करने का मतलब है उनकी मूवमेंट इंक्रीज करेगी, और मूवमेंट इंक्रीज करेगी तो इसका मतलब है कि वो अपनी फिक्स पोजीशन को छोड़ना शुरू हो जाएंगे, उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी और आहिस्ता आहिस्ता एक ऐसे पर्टिकुलर टेम्परेचर पे उनकी वाइब्रेशनल मोशनल बिकम सो फास्ट दैट इट कवर ओवरकम दी कोहेसिव फोर्सेस। अब यहाँ पे बात की गई है कोहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स क्या होती है? कोई भी मॉलिक्यूल्स के दरमियान, एक जैसे मॉलिक्यूल के दरमियान जो फोर्स है उसको हम बोलते हैं कोहेसिव फोर्स। जैसे अगर हम वाटर मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं तो वाटर का एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ अटैच है, वो इसकी कोहेसिव फोर्स है। तो जब हम किसी भी स्टेट का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी, और वो काइनेटिक एनर्जी इतनी ज्यादा होगी कि वो उन कोहेसिव फोर्सेस के ऊपर ओवरकम आ जाएगी। ओवरकम मीन उसके ऊपर वो गालिब आ जाएगी। जब गालिब आएगी तो ये कोहेसिव फोर्सेस वीक होती जाएंगी, और जब ये वीक होती जाएंगी तो पार्टिकल्स की जो फिक्स पोजीशन है वो खत्म हो जाएगी। एज अ रिजल्ट द सॉलिड स्टार्ट मेल्टिंग एंड इट टेम्परेचर इज कॉल्ड द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सॉलिड। तो इस पोजीशन पे क्या होगा कि सॉलिड मेल्ट करना स्टार्ट हो जाएगा, और इसी को हम इसका मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड कहते हैं। तो यहाँ पे आपको इसकी एक डेफिनेशन भी बता दी गई है। तो मेल्टिंग पॉइंट पे एक्चुअली होता क्या है? एट द मेल्टिंग पॉइंट द पार्टिकल ऑफ सॉलिड नॉट ओनली लूज देयर मीन पोजीशन बट आल्सो अरेंजमेंट एज वेल। क्योंकि सॉलिड चेंज हो रहा है लिक्विड में, तो उसके जो पार्टिकल है ना सिर्फ अपनी मीन पोजीशन को छोड़ देंगे, इसके अलावा उनकी अरेंजमेंट भी चेंज हो जाएगी। अब यहाँ पे अरेंजमेंट का क्यों जिक्र किया गया है? क्योंकि हमें पता था कि सॉलिड में पार्टिकल की फिक्स पोजीशन होती है और एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट है, लेकिन जैसे ही उसको हीट किया उसके मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी फिक्स पोजीशन को छोड़ दिया, उसकी अरेंजमेंट भी चेंज होगी एंड द सॉलिड कोलैप्सेस एंड टर्न इनटू लिक्विड। तो ये सॉलिड पार्टिकल कोलैप्स कर जाएंगे, तो ये सॉलिड कोलैप्स कर जाएगा। कोलैप्स का मतलब है कि अपनी शेप खो देगा और लिक्विड में चेंज हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे अब अगले पैराग्राफ में यहाँ पे देखें एक अच्छी मजे की बात कही गई है, आप इसको देखें। उन्होंने कहा है कि हम हीट करें जब तक मेल्टिंग पॉइंट नहीं आता, तो वो हीट एक्चुअली क्या करती है कि उस काइनेटिक एनर्जी एंड टेम्परेचर वीकन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल। कि जब तक सॉलिड अभी मेल्ट करना नहीं स्टार्ट हुआ तो वही एनर्जी या हीट जो हम दे रहे हैं वो उसकी फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन को वीक करता है, उसको कमजोर करता है। फिर एक ऐसी पोजीशन आ जाती है कि जहां पे ये फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन खत्म हो जाती हैं और सॉलिड चेंज हो जाता है लिक्विड में। तो फर्दर हीटिंग द सॉलिड आफ्टर इट स्टार्ट मेल्टिंग डज नॉट इंक्रीज इस टेम्परेचर। तो वहां पे जब स्टार्ट करता है मेल्ट होना तो वहां पे उसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता, बल्कि वहां पे क्या होता है, इंस्टेड ऑल द हीट एनर्जी प्रोवाइड एट दिस मोमेंट इज यूटिलाइज्ड टू कन्वर्ट द सॉलिड इनटू लिक्विड। इसका मतलब हुआ कि जब भी एक स्टेट दूसरी स्टेट में चेंज हो रही होती है तो जब तक वो चेंज हो रही है जितना मर्जी उसका आप टेम्परेचर बढ़ा लें, वो टेम्परेचर यहाँ पे यूटिलाइज होता है कि उसको कन्वर्ट करता है एक स्टेट से दूसरी में। जी, इससे पहले हमने देखा था कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड, जिसको हमने मेल्टिंग बोला था। अब यहाँ पे क्या आ रहा है? कन्वर्जन ऑफ अ लिक्विड इनटू गैस। लिक्विड गैस में चेंज हो रहा है और इस कन्वर्जन को हम क्या नाम दे रहे हैं? बॉइलिंग। सिंपल सी एग्जांपल है, आप अपने घरों में वाटर भी बॉयल करते हैं तो वहां पे देखा है कि जब वाटर की बॉइलिंग स्टार्ट होती है उसमें बबल्स बनना शुरू होते हैं या उसकी स्टीम बनना शुरू हो जाती है। तो वो कौन सी स्टेट है जिसमें लिक्विड वाटर को हम गैसियस स्टेट में लेके आ रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे बॉइलिंग से पहले आप एक डेफिनेशन दी गई है इवेपोरेशन। अब इवेपोरेशन क्या है? एस्केप ऑफ द मॉलिक्यूल फ्रॉम द सरफेस एट एनी टेम्परेचर। किसी भी टेम्परेचर पे मॉलिक्यूल्स सरफेस से एस्केप कर जाए, इसको हम बोलते हैं इवेपोरेशन। जैसे आपने देखा होगा कि गर्मियों के मौसम में कहीं पे भी पानी गिरा है, रोड पे गिरा है या आपकी छत पे गिरा है, तो थोड़ी देर के बाद वो पानी वहां से खुश्क हो जाता है। तो एक्चुअली क्या है कि वहां से वो एवेपोरेट करके है। तो एवेपोरेशन की डेफिनेशन देखें तो मॉलिक्यूल ऑफ द लिक्विड कीप ऑन कमिंग आउट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अ लिक्विड एट ऑल टेम्परेचर। ये एवेपोरेशन किसी भी टेम्परेचर पे हो सकती है। एंड सच एन एस्केप ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम द सरफेस इज कॉल्ड एवेपोरेशन। अब यहाँ पे जो बात याद रखने वाली है कि मॉलिक्यूल कहाँ से एस्केप कर रहे हैं? फ्रॉम दी सरफेस। कोई भी वाटर बॉडी है उसकी सरफेस से जो वाटर मॉलिक्यूल एस्केप कर रहे हैं किसी भी टेम्परेचर पे, उसको बोल रहे हैं एवेपोरेशन।
किसी भी लिक्विड को हीट करेंगे, उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी, और जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर रही है तो रेट ऑफ एवेपोरेशन भी इंक्रीज कर देगा। जी स्टूडेंट्स, हम एवेपोरेशन की बात कर रहे थे कि जितना टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे एवेपोरेशन उतनी ही ज़्यादा होती जाएगी, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने का मतलब होगा कि उनकी इंटर पार्टिकुलर फोर्स वीकन्स हो जाएंगी, कमज़ोर हो जाएंगी, और पार्टिकल्स को स्केप करना आसान होगा। तो एक ऐसा भी पॉइंट आएगा कि जहाँ पे बबल्स बनना शुरू हो जाएंगे, तो वो पॉइंट जहाँ पे किसी भी लिक्विड में से बबल्स बनते हैं वो उसका बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। अब बॉइलिंग पॉइंट की एक्चुअली डेफिनेशन क्या है, देखें। At the stage if the vapor pressure of the liquid become equal to the external pressure, the liquid start boiling point। तो यहाँ पे आपने इस डेफिनेशन को तो याद करना ही है, लेकिन यहाँ पे दो बातें की गई हैं, वेपर प्रेशर एंड एक्सटर्नल प्रेशर। वेपर प्रेशर क्या होता है? जब भी कोई लिक्विड एवेपोरेट होता है, उसके वेपर्स बनते हैं, वो वेपर जो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे वो उसका वेपर प्रेशर कहलाएगा, या बबल्स जो बन रहे होते हैं उसका प्रेशर वेपर प्रेशर कहलाता है। और एक्सटर्नल प्रेशर से क्या मुराद है? एक्सटर्नली जो इन्वायरमेंट है, अगर कहीं भी जहाँ पे हम ये प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हैं वो उसका एक्सटर्नल प्रेशर होगा। जैसे हम ये किसी रूम में कर रहे हैं तो उस वक्त उस रूम का जो प्रेशर है वो हमारा एक्सटर्नल प्रेशर कहलाएगा। तो ये दो बातें आपने याद रखनी है, वेपर प्रेशर एंड एक्सटर्नल प्रेशर। तो बॉइलिंग पॉइंट कब आता है? कि जब वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड बिकम इक्वल टू द एक्सटर्नल प्रेशर, तो द लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग। तो उस वक्त वो लिक्विड बॉइलिंग स्टार्ट कर देता है। तो the temperature of the liquid at which its vapor pressure become equal to atmospheric pressure और external pressure is called its boiling point। तो यहाँ पे आपने ये boiling point की definition भी याद कर लेनी है। सिंपल वर्ड्स में तो आप कहते हैं कि कोई भी लिक्विड जब बबल्स बनना शुरू हो गया तो उसका बॉइलिंग पॉइंट आ गया, लेकिन इसकी प्रॉपर डेफिनेशन जो याद रखनी है वो यही है कि जब वेपर प्रेशर इक्वल हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, उसको उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। हमने जिस तरह सॉलिड्स के टॉपिक में बात की थी, देखिए सॉलिड मेल्ट होना शुरू होते हैं, तो जब तक वो मेल्ट हो रहा है तो टेम्परेचर बढ़ाते भी जाएं तो उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ता। एक्चुअली वो टेम्परेचर उसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को तोड़ने के काम आता है। तो यहाँ पे भी यही बात की गई है कि एट द बॉइलिंग पॉइंट द हीट प्रोवाइडेड टू द लिक्विड इज यूज्ड टू कन्वर्ट इट्स गैसियस फॉर्म एंड ड्यूरिंग दिस इट्स टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। कि जब भी कोई लिक्विड बॉयल होना स्टार्ट करता है तो उसका टेम्परेचर उस वक्त कांस्टेंट रहता है। In other words, the heat provided is used only to break the forces of attraction between its particle। कि ये जो हीट है इसके पार्टिकल्स की फोर्सेस को ब्रेकअप करने में यूज हो रही होती है। तो इसका मतलब हुआ कि जब हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं और इसका बॉइलिंग पॉइंट स्टार्ट हो गया है, तो जब बॉइलिंग पॉइंट स्टार्ट हो जाएगा, हीट बढ़ाने से उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा बल्कि वो टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि यही टेम्परेचर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स को ब्रेकअप करने के काम आ रहा है। जी नेक्स्ट देखिए, कन्वर्जन ऑफ अ गैस इनटू इट्स लिक्विड। गैस को लिक्विड में चेंज किया जाता है और इसको क्या नाम दिया गया है? कंडेंसेशन। कंडेंसेशन सिंपल वर्ड में हम कहते हैं किसी चीज को कूल डाउन कर देना, उसका ठंडा कर देना। आप ठंडा कहाँ पे कर रहे हैं? कि गैस को लिक्विड में चेंज कर रहे हैं। व्हेन अ गैस इज कूल्ड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इट्स मॉलिक्यूल डिक्रीजेज। अब कूल करने का मतलब है आपने टेम्परेचर डिक्रीज किया है। टेम्परेचर डिक्रीज किया है तो क्या होगा कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ इट्स मॉलिक्यूल डिक्रीज। तो यहाँ पे आपने जो बात याद रखनी है, काइनेटिक एनर्जी का डायरेक्ट रिलेशन है टेम्परेचर के साथ। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, और अगर टेम्परेचर कम करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल की डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो when a gas is cooled, the kinetic energy of its molecule decreases. As a result, the molecule come closer with the significant force of attraction between them। तो जैसे ही हमने टेम्परेचर कम किया, उसके मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब आएंगे, और जब करीब आएंगे तो उनके दरमियान कोई ना कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बन जाएगी। At a suitable lower temperature, the increased attraction bring the molecule so close that they are changed into liquid form। तो एक वक्त ऐसा भी आएगा कि टेम्परेचर डिक्रीज करने से इनकी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इतनी बढ़ जाएंगी कि वही गैस के मॉलिक्यूल लिक्विड में चेंज हो जाएंगे। दिस इज कॉल्ड द कंडेंसेशन, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कंडेंसेशन। ड्यूरिंग दिस ट्रांजिशन द टेम्परेचर ऑफ द गैस रिमेन कांस्टेंट until all the gas is changed into लिक्विड। तो कंडेंसेशन में जो है टेम्परेचर, जब तक जितनी भी गैस है वो लिक्विड में चेंज नहीं हो जाती तो इसका टेम्परेचर भी सेम रहता है। जी तो कंडेंसेशन की एग्जांपल देखें, जैसे कोई पानी का ग्लास पड़ा हुआ है, आप बाहर टेम्परेचर पे पड़ा रहने दें, उसमें ठंडा पानी हो तो थोड़ी देर के बाद उस ग्लास के बाहर वाटर ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं। तो वो कंडेंसेशन की बेस्ट एग्जांपल है कि उसे आप ये नॉर्मली करके भी देख सकते हैं कि ग्लास में ठंडा पानी लें और उसको थोड़ी देर के लिए रूम टेम्परेचर पे पड़ा रहने दें, और उसके आप एनालाइज करेंगे कि ग्लास के बाहर छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स अपीयर हो गए हैं। वो कंडेंसेशन की एग्जांपल है।
इसके अलावा ड्यू ड्रॉप्स, जो घास के ऊपर ड्यू ड्रॉप्स हैं, शबनम के कतरे जिनको बोलते हैं, वो भी कंडेंसेशन की एग्जाम्पल है। जी स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हीटिंग एंड कूलिंग कर्व्स। हीटिंग एंड कूलिंग कर्व्स किसकी हैं? जो हमने डिफरेंट स्टेट ऑफ मैटर पढ़ी हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, कि उनको मेल्ट करते हैं या वो कोई लिक्विड बॉयल होना शुरू हो जाता है, वो उसका टेम्परेचर का उसके ऊपर क्या इफेक्ट है, उसको एक कर्व की सूरत में या ग्राफ की सूरत में एक्सप्लेन किया गया है। इसी ग्राफ को हम बोल रहे हैं हीटिंग एंड कूलिंग कर्व्स। जैसे यहाँ पे इसकी डेफिनेशन भी दे दी गई है, इंटरकन्वर्जन ऑफ फिजिकल स्टेट कैन आल्सो बी अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ अ ग्राफ ड्रॉन बिटवीन द इंटरनल एनर्जी एंड टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम। अब ये ग्राफ बनाया गया इंटरनल एनर्जी एंड टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम, दो वैल्यूज के दरमियान ग्राफ है जिसमें इंटरनल एनर्जी शो की गई है। इंटरनल एनर्जी किसकी है? पार्टिकल्स की इंटरनल एनर्जी। कौन से पार्टिकल? वो सॉलिड के हो सकते हैं, लिक्विड के हो सकते हैं और गैस के हो सकते हैं। और टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम, सिस्टम मीन जहां पे भी यहाँ परफॉर्मेंस हो रही है हमारी इस एक्सपेरिमेंट की, वो उस सिस्टम का टेम्परेचर होगा। सच ग्राफ इज कॉल्ड अ हीटिंग और कूलिंग कर्व। तो यहाँ पे आपको डेफिनेशन भी दे दी गई है कि ऐसा ग्राफ जो ड्रॉन किया जाता है पार्टिकल्स की इंटरनल एनर्जी और टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम के दरमियान, उसको हम बोलते हैं हीटिंग और कूलिंग कर्व्स, जैसे यहाँ पे आपको डायग्राम में दिखाया भी गया है। तो इस ग्राफ से हम इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। हीटिंग एंड कूलिंग कर्व देखें, दो वैल्यूज के दरमियान है, एक इंटरनल एनर्जी जो कि एक्स एक्सिस के अलोंग है, जबकि टेम्परेचर वाई एक्सिस के अलोंग। अब यहाँ पे वाई एक्सिस के अलोंग मतलब यहाँ पे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते जाएंगे, इसका मतलब है हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब है काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज कर रही है। जी पॉइंट ए पे ग्राफ स्टार्ट हो रहा है, जहाँ पे कोई भी हमारा सब्सटेंस लिया गया, उसका टेम्परेचर इंक्रीज किया है। कोई सॉलिड सब्सटेंस था, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो ये वो पॉइंट आ जाएगा जहाँ पे ये सब्सटेंस मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। एस पॉइंट को हम कह रहे हैं मेल्टिंग पॉइंट, जिसकी डेफिनेशन हम पहले भी देख चुके हैं। हमने पढ़ा था कि मेल्टिंग पॉइंट पे उस सब्सटेंस का टेम्परेचर सेम रहता है। तो अब यहाँ पे देखें, ये स्ट्रेट लाइन यही शो कर रही है कि टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है। यहाँ पे जितनी भी हीट है वो यूज हो रही है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के ऊपर ओवरकम आने के लिए। इसलिए जब सॉलिड सब्सटेंस मेल्ट करता है, तो जब तक पूरा मेल्ट नहीं हो जाता या लिक्विड में चेंज नहीं हो जाता, उसका टेम्परेचर सेम रहता है। जी, उसके बाद यहाँ पे देखें, जब पूरा सब्सटेंस मेल्ट हो गया, लिक्विड स्टेट में आ गया, टेम्परेचर बढ़ाने से अब वो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट की तरफ। तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं, तो ये इसका डी पॉइंट जो है बॉइलिंग पॉइंट को एक्सप्लेन कर रहा है। तो बॉइलिंग पॉइंट पे आके अगेन क्या होगा कि एक दफा टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा, कि टेम्परेचर चेंज नहीं होगा कि जब तक सारा का सारा लिक्विड गैस में चेंज ना हो जाए। और ये जो पॉइंट कि जब ओवरऑल लिक्विड गैस में चेंज आ जाएगा, तो उसके बाद ये स्टेट आएगी वेपर्स, वेपर्स बनेंगे उसके, जिसको यहाँ पे एफ से शो किया गया है। अब ये ग्राफ यहां से देखिए, हमने देखा कि सॉलिड लिक्विड में चेंज हुआ, लिक्विड गैस में चेंज हुआ और गैस आगे से वेपर। अब इस कर्व को रिवर्स देखते हैं। रिवर्स क्या होता है? यहाँ एफ पॉइंट पे वेपर्स, अगर उन्हीं वेपर्स का हम टेम्परेचर डिक्रीज करें, अब देखें कर्व अगर नीचे की तरफ आ रही है तो इसका मतलब है हम टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हैं। तो ये पॉइंट आएगा ई पॉइंट, जिसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन या पॉइंट ऑफ लिक्विफेक्शन, कि जहां पे कोई गैसियस सब्सटेंस चेंज हो जाता है लिक्विड में, तो इसको हम बोल रहे हैं कंडेंसेशन या पॉइंट ऑफ लिक्विफेक्शन। अब लिक्विफेक्शन पॉइंट पे भी क्या होगा कि जब तक वो पूरा लिक्विड में कन्वर्ट ना हो जाए, ये टेम्परेचर उसका कांस्टेंट रहेगा। इस पॉइंट पे आके दोबारा यहाँ से दोबारा टेम्परेचर कम होने पे ये चला जाएगा फ्रीजिंग पॉइंट की तरफ। तो पॉइंट सी इसका शो कर रहा है फ्रीजिंग पॉइंट को। तो फ्रीजिंग पॉइंट कौन सा टेम्परेचर होगा? जिसमें लिक्विड चेंज हो रहा है सॉलिड फॉर्म में। जब तक पूरा का पूरा सॉलिड में चेंज ना हो जाए, तो इसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। तो अब यहाँ पे ये ग्राफ एक तरफ टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ शो किया गया है, जिसमें मेल्टिंग पॉइंट आ जाता है और बॉइलिंग पॉइंट आ जाता है। और रिवर्स ग्राफ देखें तो जहां पे टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा, और वहां पे हमने देखा कंडेंसेशन या लिक्विफेक्शन की बात की, या यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट की बात की। तो हीटिंग एंड कूलिंग का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप इस टॉपिक को पढ़ें, इस ग्राफ के अकॉर्डिंग इसको समझने की कोशिश करेंगे तो ये इजीली आपसे समझ आ जाएगी और आप एक्सप्लेन भी कर सकेंगे। जी, यहाँ पे देखें, इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन आपको दी गई है। फेज चेंज मटेरियल आर यूज्ड इन द थर्मल रेगुलेशन such as an clothing or building insulation to store and release thermal energy। अब यहाँ पे फेज चेंज मटेरियल से क्या मुराद है? ऐसे मटेरियल जिनकी फेज चेंज हो जाती है और उनको यूज किया जाता है थर्मल रेगुलेशन। थर्मल रेगुलेशन का मतलब होता है वहां पे टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि अगर वहां पे कोई भी
सॉलिड फॉर्म जैसे ली गई है, कोई टेम्परेचर आया बढ़ेगा तो क्या होगा, वो लिक्विड फॉर्म में चेंज तो हो जाएगा, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर कम हुआ तो अगेन वो सॉलिडिफाई हो जाएगा। तो इसलिए हम इनको बोल रहे हैं फेज चेंज मटेरियल। तो ये कहाँ पे यूज होते हैं, थर्मल रेगुलेशन के लिए। और इसकी एग्जाम्पल भी बता दी गई है, क्लॉथिंग में या बिल्डिंग इंसुलेशन में यूज होते हैं। और इनका काम क्या है कि ये स्टोर कर सकते हैं या एनर्जी रिलीज कर सकते हैं। अब जो हमने हीटिंग कर्व एक्सप्लेन किया है उसके बारे में इसका निचोड़ यहाँ पे लिखा हुआ है। देखें क्या कहते हैं कि फॉर अ वाटर अ हीटिंग कर्व विल शो द राइज ऑफ द टेम्परेचर ऑफ आइस अंटिल इट रीच 0 डिग्री। अब 0 डिग्री उसका मेल्टिंग है, फ्रीजिंग पॉइंट भी कह सकते हैं और मेल्टिंग भी, क्योंकि अगर टेम्परेचर मेंटेन ना किया जाए तो वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगा, इसलिए हम उसको बोल रहे हैं 0 डिग्री उसका मेल्टिंग पॉइंट भी है। देन इट रिमेन कॉन्स्टेंट वाइल द आइस मेल्ट एंड टू लिक्विड वाटर। तो ये टेम्परेचर मेंटेन रहेगा जब तक कि पूरा का पूरा आइस मेल्ट होकर लिक्विड में ना चेंज हो जाए। Further heating will increase the temperature again until it reach the 100 डिग्री boiling point। तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, 100 डिग्री, कि जहां पे ये वेपर स्टेट में चेंज हो जाता है। एट दिस पॉइंट इट रिमेन कांस्टेंट वाइल द लिक्विड वाटर इज कन्वर्टेड इनटू स्टीम। जब तक वो लिक्विड वाटर स्टीम में चेंज ना हो जाए तो ये टेम्परेचर यहाँ पे 100 डिग्री ही रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। आगे जाने से पहले यहाँ पे क्विक चेक दिया गया है, आपके कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, आप इन क्वेश्चन के आंसर देखें। Why do water vapor at the 100 डिग्री cause more severe burns as compared to liquid water at the same temperature? अब यहाँ पे दो बातें की गई है कि वाटर वेपर, जो वाटर्स के वेपर बनते हैं वो उनका टेम्परेचर भी 100 डिग्री है, लेकिन अगर लिक्विड वाटर लिया जाए वो भी टेम्परेचर उसका 100 डिग्री हो। तो यहाँ पे क्वेश्चन में उन्होंने पूछा है कि वाटर वेपर्स जो 100 डिग्री पे हो वो स्फीयर बर्न करते हैं स्किन के ऊपर देन लिक्विड वाटर, इसके रीजन क्या है। अब इसकी रीजन ये है कि जो वेपर्स हैं इनकी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन बहुत ज्यादा होती है। जो वेपर्स की फॉर्म में, बुखारात की फॉर्म में पानी होता है, जब अगर आपकी स्किन को टच करे तो एकदम स्किन को टच करते ही वो लिक्विड में चेंज होता है और आपकी स्किन को वहां से जला देता है लिक्विड वाटर की निस्बत। सेम वाटर लिक्विड वाटर भी है, वो 100 डिग्री पे ही है, लेकिन ये जो वेपर्स हैं या जो स्टीम है ये ज्यादा स्किन को बर्न करती है क्योंकि इसकी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन बहुत ज्यादा होती है। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू वी फील कंफर्टेबल वेयरिंग कॉटन क्लॉथ इन समर। गर्मियों में आप कॉटन क्लॉथ पहनते हैं, इसकी क्या रीज़न है, आप इसको आरामदेह महसूस करते हैं तो कंफर्टेबल लगते हैं। और इसकी रीज़न क्या है कि कॉटन क्लॉथ जो होते हैं इजीली ब्रेथेबल होते हैं, आपको उसमें आसानी रहती है कि हवा की क्रॉसिंग होती रहती है और आप गर्मियों में पहनते हैं। ज़रा गर्मियों में आप ज़रा कोई गर्म कपड़े पहन के देखना ना, जैकेट या कुछ देखना, तो आपको कैसा फील होता है। अब यहाँ पे कोई इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है, डिड यू नो, क्या नो, पढ़ लेते हैं कि क्या बताया गया हमें। इंटर कन्वर्जन ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर मे नॉट बी ब्राउट अबाउट बाय चेंजिंग द टेम्परेचर ओनली, समटाइम देयर इंटर कन्वर्जन मे बी अफेक्टेड मोर कन्वेंशनली बाय चेंजिंग बोथ टेम्परेचर एंड प्रेशर। क्या बात कही गई है कि हमने अभी कह रहे हैं कि फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो जाती है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे वो चेंज होगी एक स्टेट से दूसरी में। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि सिर्फ टेम्परेचर उसके ऊपर इफेक्ट नहीं करता, दूसरी चीज जो यहाँ पे बताई गई है कि प्रेशर का भी उसके ऊपर इफेक्ट होता है। प्रेशर कैसे इफेक्ट करता है, देखिए फॉर एग्जांपल आइस मेल्ट फ्रॉम प्रेशर इन हैंड ऑफ अ स्नो बॉल मेकर। आप अगर कहीं जाएं बर्फबारी में खेल रहे हो तो जहाँ आप उस बर्फ का गोला ही बना के हाथ में लें, लेकिन हाथ में प्रेशर से करें तो वो मेल्ट होना शुरू हो जाता है, हाथ का प्रेशर उस पर बनता है। इसी तरह एग्जाम्पल जो दी गई है, अमोनिया गैस कैन बी लिक्विफाइड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड एट अ टेम्परेचर ऑफ -34। अब -34 टेम्परेचर तो बहुत कम टेम्परेचर है, मतलब यहाँ पे तो किसी चीज को कूल होना चाहिए, ठंडा होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि अमोनिया गैस इस टेम्परेचर पे लिक्विफाई हो जाती है, लिक्विड में चेंज हो जाती है। तो इसका मतलब हुआ है कि टेम्परेचर के साथ साथ प्रेशर भी इंपॉर्टेंस रखता है। Alternatively, it can also be liquefied by exerting a pressure 1 megapascal and at a room temperature at 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अब यहाँ पे अमोनिया की एग्जांपल दी गई है कि अगर आप इसका टेम्परेचर -34 नहीं करते, रूम टेम्परेचर 25 डिग्री रखते हैं, तो उसके लिए क्या करना होगा कि आपको प्रेशर चेंज करना पड़ेगा। मेगा पास्कल 1 मेगा पास्कल टेम्परेचर इस पे 1 मेगा पास्कल प्रेशर इस पे एग्जर्ट करेंगे तो ये लिक्विफाई हो जाएगी। तो इसका मतलब हुआ टेम्परेचर के साथ साथ जो दूसरा पैरामीटर है वो प्रेशर भी इंपॉर्टेंट रखता है। जी अब इस पैराग्राफ में कूलिंग कर्व की बात की गई है। कूलिंग कर्व का मतलब है उसका टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हैं, तो अ कूलिंग कर्व फॉर द वाटर विल शो द टेम्परेचर ऑफ द स्टीम डिक्रीजिंग अंटिल इट रीच 100 डिग्री सेंटीग्रेड
it then remain constant while the steam condenses into liquid water. तो जब तक एक स्टेट दूसरी स्टेट में चेंज नहीं हो जाती उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है. द टेम्परेचर डिक्रीज अगेन until it reaches to 0 degree. Finally it remain constant while the liquid water change into ice. तो जो ये बात वही की गई है कि जब लिक्विड आइस में चेंज हो रहा होता है तो उसका टेम्परेचर जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है वो उसी टेम्परेचर पे मेंटेन रहता है. Line B to C and D to E show there here the given energies being utilized to change the phase from solid to liquid and from liquid to gas. ये सारा कुछ हम हीटिंग कर्व में पढ़ चुके हैं, मैंने उसको एक्सप्लेन कर दिया है. आप दोबारा से हीटिंग कर्व को एनालाइज कर लें तो आपको ये सब लाइंस जो है समझ आ जाएंगी. जी, नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है एवेपोरेशन एंड बॉइलिंग. अब एवेपोरेशन और बॉइलिंग में डिफरेंस क्या है, दोनों टर्म एक दूसरे से किस तरह मुख्तलिफ है, इसके बारे में हम देखेंगे. देखिए, अगर सिंपल सी एवेपोरेशन की डेफिनेशन देखें तो एवेपोरेशन जो वो किसी भी टेम्परेचर पे हो सकती है जहाँ पे किसी भी सरफेस से वेपर्स बन सकते हैं. तो वेपर्स का बनना, किसी लिक्विड स्टेट में वेपर्स का बनना किसी नॉर्मल टेम्परेचर पे, इसको हम बोलते हैं एवेपोरेशन. और एवेपोरेशन किसी भी टेम्परेचर पे हो सकती है. लेकिन बॉइलिंग क्या है, बॉइलिंग एक स्पेसिफिक टेम्परेचर है जो हर लिक्विड के लिए स्पेसिफिक है, उसका बॉइलिंग पॉइंट स्पेसिफिक होता है और ये टेम्परेचर हर लिक्विड के साथ स्पेसिफिक है. जैसे यहाँ पे देखें, व्हेन वाटर इज टेकन इनटू ओपन कंटेनर एट अ नॉर्मल एक्सटर्नल प्रेशर वेपर स्टार्ट कमिंग आउट ऑफ इट्स सरफेस साइलेंटली एंड स्टेडीली. यहाँ पे एक बात देखें, यहाँ कहा गया है ओपन कंटेनर. ओपन कंटेनर का मतलब है आपने अगर पानी लिया है तो किसी ऐसे कंटेनर में है जिसका ऊपर से कवर नहीं है. अगर आप पानी किसी बंद चीज में लेते हैं जिसके ऊपर कवर होता है तो फिर तो वेपोरेशन नहीं होगी, वो वाटर मॉलिक्यूल वही रहेंगे. लेकिन अगर वो ओपन कंटेनर है तो क्या होगा कि वाटर वेपर वहां पे आहिस्ता आहिस्ता निकलना शुरू हो जाएंगे. It is shown by the decrease in the level of water surface in the open container. It is called evaporation and it is known to occur all temperature. तो evaporation क्या है कि water molecules का vapors में change होना from the surface of the liquid water at any temperature. किसी भी टेम्परेचर पे जब पानी पड़ा हो और उसके ऊपर सरफेस से वाटर वेपर्स बनते जाएं, इसको हम बोल रहे हैं एवेपोरेशन. अब अगर उसी लिक्विड वाटर का हम टेम्परेचर इंक्रीज कर दें, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करता जाएगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी. काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करने का मतलब है उसकी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर ओवरकम आ जाएगी और वो स्टेज आ जाएगी कि जहां पे किसी भी लिक्विड का या वेपर्स का, लिक्विड मॉलिक्यूल्स का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर की इक्वल हो जाएगा, वो उसका बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है. तो increasing the temperature of water increase the rate of evaporation because the number of water molecule escaping the surface also increase. टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रेट ऑफ एवेपोरेशन भी इंक्रीज करता जाएगा, जैसे गर्मियों में रेट ऑफ एवेपोरेशन इंक्रीज कर जाता है. द टेम्परेचर विल कीप ऑन इंक्रीजिंग until a stage will come out at which the water molecule acquire the maximum value of kinetic energy while in a liquid state. तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा कि एक स्टेज वहां पे आएगी जो इन मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी. द हीट विच इज प्रोवाइडेड एट दिस स्टेज विल बी यूटिलाइज्ड टू चेंज द लिक्विड वाटर इनटू गैसियस वाटर व्हाइल कीपिंग द टेम्परेचर ऑफ द वाटर कांस्टेंट. तो वो पॉइंट आ जाएगा जहां पे ये हीट यूज होगी उस लिक्विड वाटर को गैसियस स्टेट में चेंज करने के लिए, और यही चेंज इसका बॉइलिंग पॉइंट कहलाती है. और यहाँ पे जो कंडीशन बता दी गई है क्या है कि द होल प्रोसेस इज बीइंग कैरिड आउट एट द कांस्टेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे. एक कांस्टेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे होता है. एवेपोरेशन की एग्जांपल जैसे आप देखें, गर्मियों में अगर आप कपड़े खुश्क होने के लिए रखें तो थोड़ी देर में आपके कपड़े खुश्क हो जाते हैं. लेकिन अगर वही कपड़े हम सर्दियों में रखें, सर्दियों में क्योंकि टेम्परेचर डाउन होता है तो वो कपड़े खुश्क होने में बहुत देर लगाता है. तो एक्चुअली होता क्या है कि गर्मियों में देखें क्योंकि टेम्परेचर राइज कर देता है तो रेट ऑफ एवेपोरेशन भी राइज कर देगा. यही वजह है कि गर्मियों में हमारे गीले कपड़े जल्दी खुश्क हो जाते हैं कि उन गीले कपड़ों में जितनी नमी है वो जल्दी से वाटर उसमें से एवेपोरेट हो जाता है. जी, अगला टॉपिक देखें, डिफरेंस बिटवीन एवेपोरेशन एंड बॉइलिंग. एवेपोरेशन और बॉइलिंग का आपको डिफरेंस दिया गया है. एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद रखेंगे. शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में भी आपसे पूछा जा सकता है दोनों में डिफरेंस क्या है. अब एवेपोरेशन क्या है, इट इज द सरफेस फेनोमिना, मतलब ये सरफेस पे होगा. इट ऑकर स्लोली एंड ओनली एट अ सरफेस ऑफ द लिक्विड. स्लोली, इट ऑकर स्लोली. एवेपोरेशन स्लोली आहिस्ता आहिस्ता होता रहेगा जो आपको नजर नहीं आता है और सरफेस ऑफ द लिक्विड पे होगा. जबकि बॉइलिंग क्या है, फेज चेंज व्हेन अ लिक्विड टर्न इनटू गैस थ्रू आउट द इंटायर लिक्विड फॉर्मिंग बबल. देखा आपने कि जब कोई भी लिक्विड को बॉयल करते हैं, वो बॉयल होना शुरू होगा तो उसके अंदर सारे की सारे बबल्स बनना शुरू हो जाएंगे. तो उस स्टेज को हम उसकी कह रहे हैं कि वो बॉइलिंग स्टेज है एट अ डेफिनेट एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे. फिर इवेपोरेशन देखें, इट ऑकर्स एट ऑल टेम्परेचर्स बट बिलो द बॉइलिंग पॉइंट.
अब एवेपोरेशन की कंडीशन क्या है? एवेपोरेशन सारे टेम्परेचर पे होती है लेकिन बिलो द बॉइलिंग पॉइंट से नीचे नीचे होगा। इट इंक्रीजेज विद इंक्रीज द टेम्परेचर एंड वाइस वर्सा। अगर टेम्परेचर बढ़ा देंगे एवेपोरेशन बढ़ जाएगी और अगर टेम्परेचर कम कर देंगे तो एवेपोरेशन कम हो जाएगी। वाइस वर्सा का मतलब होता है इसका ऑपोजिट। जैसे यहाँ पे बात की गई है इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो वाइस वर्सा का मतलब है डिक्रीज विद डिक्रीज इन टेम्परेचर जी। और बॉइलिंग क्या है? इट अकर्स एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर। बॉइलिंग जो है वो स्पेसिफिक टेम्परेचर पे होगी। किसी भी चीज का बॉइलिंग पॉइंट एक स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है एट अ नॉर्मल प्रेशर एंड कॉल दी बॉइलिंग पॉइंट। एवेपोरेशन में इट प्रोड्यूस कूलिंग। जब एवेपोरेशन फिनोमिना होता है तो कूलिंग फील होती है। अब एवेपोरेशन से कूलिंग कैसे फील होती है? आप गर्मियों के मौसम में देखें, आपको पसीना आ जाता है, वो आपकी बॉडी के ऊपर वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं। लेकिन अगर आप यही पसीना खुश्क करने के लिए पंखे के नीचे बैठ जाएं तो आहिस्ता आहिस्ता आपका पसीना खुश्क होता है। तो एक्चुअली होता क्या है कि वो पसीने के ड्रॉपलेट्स आपकी बॉडी से एवेपोरेट करते हैं। जब वो आपकी बॉडी से एवेपोरेट करेंगे तो उन्हें कोई ना कोई हीट चाहिए होगी, वो हीट आपकी बॉडी से लेंगे। यही वजह है कि एवेपोरेशन को हम बोलते हैं इट प्रोड्यूस कूलिंग। तो आप उस वक्त खुद को थोड़ा ठंडा फील करते हैं। बॉइलिंग इट डज नॉट रिजल्ट इन कूलिंग। अब बॉइलिंग हो रही है तो उसमें कूलिंग तो नहीं हो सकती है, क्योंकि बॉइलिंग टेम्परेचर एक स्पेसिफिक टेम्परेचर है जिसपे कोई भी चीज बॉइल होना शुरू हो जाती है, ड्रॉपलेट्स उसके गैसियस स्टेट में चेंज होते हैं जी। लास्ट पॉइंट है इट रिक्वायर्स अ स्मॉलर अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज प्रोवाइडेड फ्रॉम इनसाइड द लिक्विड। एवेपोरेशन के लिए बहुत कम एनर्जी चाहिए होती है, थोड़ी सी भी एनर्जी होगी तो मॉलिक्यूल्स वहां पे एवेपोरेट हो जाएंगे। जबकि बॉइलिंग के लिए इट रिक्वायर्स एन एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स, कि यहाँ पे कोई एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स। अब यहाँ पे एक्सटर्नल एनर्जी से क्या मुराद है कि टेम्परेचर यहाँ पे चेंज किया जाएगा, उसको हम स्पेसिफिक कोई हीट देंगे, कोई उसको गर्म करेंगे तो उस चीज का बॉइलिंग पॉइंट आएगा। आज का हमारा टॉपिक है इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर ऑन द रेट ऑफ इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग। इससे पहले हमने चैप्टर में इवेपोरेशन की डेफिनेशन देखी थी, बॉइलिंग की देखी थी। इस टॉपिक में बताया गया है एक्सटर्नल प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है इवेपोरेशन पे और बॉइलिंग पे। तो आपको मैं रिमाइंड करवाती चलूं, इवेपोरेशन क्या था? सरफेस फिनोमिना था जिसमें वेपर वाटर के सरफेस से बनते हैं, इवेपोरेट होते हैं और ये किसी भी टेम्परेचर पे होती है। जबकि बॉइलिंग वो फिनोमिना था जिसमें वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर, उसको हम उसका बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। अब यहाँ पे इवेपोरेशन और बॉइलिंग का इफेक्ट बताना है कि एक्सटर्नल प्रेशर को अगर चेंज किया जाए, इंक्रीज किया जाए या डिक्रीज किया जाए, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन पे या बॉइलिंग पे क्या इफेक्ट होता है। तो इसमें हम देखते हैं कि इवेपोरेशन का एक्सटर्नल प्रेशर के साथ जो लिंक है वो इनवर्स लिंक है। इनवर्स का मतलब है कि अगर एक्सटर्नल प्रेशर इंक्रीज कर देंगे तो रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीज कर देगा, और अगर एक्सटर्नल प्रेशर को कम करें तो इवेपोरेशन इंक्रीज कर देगी। तो यहाँ पे आपने जो पॉइंट याद रखना है कि इवेपोरेशन का एक्सटर्नल प्रेशर के साथ इनवर्स रिलेशन है, कि एक चीज को इंक्रीज करेंगे तो दूसरी डिक्रीज कर जाएगी। जबकि एक्सटर्नल प्रेशर का बॉइलिंग के साथ जो रिलेशन है वो डायरेक्ट रिलेशन है। डायरेक्ट रिलेशन से मीन एक्सटर्नल प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज कर जाएगा, और अगर एक्सटर्नल प्रेशर कम करते हैं तो बॉइलिंग भी कम हो जाएगी, कम टेम्परेचर पे बॉइल करेगा। अब टॉपिक में भी यही डिस्कशन की गई है कि रेट ऑफ बोथ एवेपोरेशन एंड बॉइलिंग आर अफेक्टेड बाय द वेरिएशन इन द एक्सटर्नल प्रेशर। वेरिएशन का मतलब होता है किसी चीज को चेंज कर देना। एक्सटर्नल प्रेशर अगर चेंज करेंगे तो किसी भी लिक्विड का इवेपोरेशन या बॉइलिंग पॉइंट चेंज होगा, उससे इफेक्ट होगा। तो पहले इवेपोरेशन की बात की गई है कि रेट ऑफ इवेपोरेशन का एक्सटर्नल प्रेशर पे क्या इफेक्ट होता है, कि रेट ऑफ इवेपोरेशन टेंड टू इंक्रीज बाय डिक्रीज इन एक्सटर्नल प्रेशर। ये वही बात मैंने आपसे जो कही कि रेट ऑफ इवेपोरेशन इनवर्स रिलेटेड है एक्सटर्नल प्रेशर के साथ। अगर एक्सटर्नल प्रेशर डिक्रीज कर दिया जाए, कम कर दिया जाए, तो हमारा रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज कर जाएगा, और अगर एक्सटर्नल प्रेशर इंक्रीज हो जाए तो रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीज होगा, कम हो जाएगा। अब एक्चुअली होता क्या है कि ये क्यों रीजन है कि एक्सटर्नल प्रेशर अगर बढ़ जाए तो हमारा रेट ऑफ इवेपोरेशन कम हो जाता है। हमें पता है कि जब भी किसी भी सरफेस फिनोमेना के ऊपर एवेपोरेशन होता है, एवेपोरेशन में उसके सरफेस मॉलिक्यूल वहां से एनर्जी गेन करते हैं और एवेपोरेट हो जाते हैं, और इवेपोरेट होंगे तो वो डिफ्यूज करेंगे अपनी एटमॉस्फेयर के साथ। डिफ्यूज करने का मतलब है वो उस एटमॉस्फेयर में चले गए, वहां पे उनकी डिफ्यूज होगी कि वहां पे अपनी मर्जी से वो कहीं भी फैल गए। लेकिन अगर आप एक्सटर्नल प्रेशर को इंक्रीज कर दें,
तो होता क्या है कि एक्सटर्नल प्रेशर इंक्रीज करने से जो वेपर्स बन रहे हैं उसके ऊपर एक प्रेशर आ गया है, वो वेपर्स जल्दी से अपने उस सरफेस को नहीं छोड़ सकते हैं, मींस कि वो वेपर बनने का जो रेट है वो कम हो जाएगा। एक्सटर्नल प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो वो वाले मॉलिक्यूल जो वाटर की सरफेस पे हैं उनके ऊपर एक प्रेशर आ जाएगा, उस प्रेशर के आने से वो मॉलिक्यूल्स वेपर में कन्वर्ट नहीं होंगे, और जब वेपर्स में कन्वर्ट नहीं होंगे तो इसका मतलब है कि उसमें से अवेपोरेशन नहीं होगी। यही वजह है कि हम कहते हैं कि इंक्रीजिंग द एक्सटर्नल प्रेशर will force these molecule to return back to the liquid surface, making evaporation difficult। कि जितना एक्सटर्नल प्रेशर इंक्रीज कर दिया जाएगा वो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो अपनी सरफेस से वेपर्स में नहीं कन्वर्ट होंगे और रेट ऑफ एवेपोरेशन डिक्रीज हो जाएगा। अब आते हैं हम बॉइलिंग पॉइंट का एक्सटर्नल प्रेशर के साथ क्या रिलेशन है। जितना एक्सटर्नल प्रेशर इंक्रीज कर दिया जाएगा उतना ही बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा। क्यों? इसकी रीजन क्या है? आप देखें, हमने बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन पढ़ी थी कि बॉइलिंग पॉइंट वो पॉइंट है जहां पे किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर इक्वल हो जाता है एक्सटर्नल प्रेशर के। तो जब वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल होगा तो वो लिक्विड बॉयल करेगा। तो इसका मतलब हुआ कि अगर आप एक्सटर्नल प्रेशर को बढ़ा दें तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड ही एक्सटर्नल प्रेशर पे कर रहे हैं। और अगर एक्सटर्नल प्रेशर को कम कर दिया जाए तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा। अब यहाँ पे जैसे आपको बॉइलिंग पॉइंट की अगेन डेफिनेशन रिमाइंड करवाइए। When a liquid boils, bubbles are formed inside the container which then raise to the surface. At this stage, the temperature of the liquid remain constant till all the liquid boils over. तो ये बात हमने एनर्जी कर्व में भी पढ़ी थी कि जब तक कोई भी लिक्विड बॉयल होना स्टार्ट करता है तो उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। उस वक्त उसकी जो टेम्परेचर या हीट दी जा रही होती है वो उसकी इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज कर रही होती है और वो उसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ओवरकम करने के काम आती है। तो अगर एक्सटर्नल प्रेशर चेंज किया जाए तो बॉइलिंग पॉइंट भी चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे जैसे उन्होंने एग्जांपल दी है, बॉइलिंग पॉइंट एट कराची इट विल बी 100। अब कराची हमें पता है सी लेवल पे है, सी लेवल पे जो प्रेशर है वो 760 टोर लिया जाता है। तो उस वक्त जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री है। लेकिन अगर यही हिली एरियाज में चले जाएं, हमें पता है कि हाइट पे जाने से एक्सटर्नल प्रेशर कम होता है, तो हिली एरियाज में चले जाएंगे, जैसे यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल दी है मरी की, तो वहां पे जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो 700 टॉर होता है। तो अब यहाँ पे देखें, हिली एरियाज में गए हैं, प्रेशर कम हुआ, एक्सटर्नल प्रेशर 700 हो गया है, तो यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट भी क्या है, कम हो गया है, वो 98 डिग्री पे आ गया है। तो यहाँ पे जो बात आपने याद रखनी है कि किसी भी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है उसके एक्सटर्नल प्रेशर पे। चेंज इन द एक्सटर्नल प्रेशर विल अफेक्ट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड। ये डायग्राम की तरफ आए, यहाँ पे आप देखें, इसमें आपको उन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। यहाँ पे अगर किसी क्लोज कंटेनर में कोई वाटर मॉलिक्यूल्स हैं और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पे अप्लाई किया है तो बॉइलिंग पॉइंट लो होगा, मींस कि उसका बॉइलिंग पॉइंट कम टेम्परेचर पे वो बॉइलिंग पॉइंट अटेन कर लेगा। लेकिन अगर यहीं पे ये प्रेशर बढ़ा दिया जाए, 1 से 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर आ गया, तो क्या हुआ कि उसका बॉइलिंग पॉइंट चेंज हो जाएगा, वो पहले से ज़्यादा टेम्परेचर पे बॉइल करेगा। जी स्टूडेंट्स, तो आते हैं अपने न्यू टॉपिक की तरफ, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन आप लोगों के लिए एक न्यू टर्म है, आपने इससे पहले इसके बारे में नहीं पढ़ा हुआ। सब्लिमेशन होती क्या है उसके बारे में हम पढ़ते हैं और इसके एप्लीकेशंस देखेंगे। अब सब्लिमेशन क्या है, पहले तो इसकी डेफिनेशन देखें। द डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ अ सॉलिड टू वेपर विदाउट मेल्टिंग इज कॉल्ड सब्लिमेशन। मीन एक सॉलिड का वेपर में चेंज होना विदाउट गोइंग टू इस लिक्विड स्टेट, मतलब वो मेल्ट नहीं होगा, सॉलिड डायरेक्ट वेपर्स में चेंज हो रहा है, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सब्लिमेशन। एग्जाम्पल उन्होंने दी है यहाँ पे सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड की। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जिसको हम कहते हैं ड्राई आइस, ये सब्लिमेशन की बेस्ट एग्जाम्पल है। अब ड्राई आइस में होता क्या है कि ड्राई आइस चेंज हो जाती है गैसियस कार्बन डाइऑक्साइड में। अब ड्राई आइस सॉलिड फॉर्म में है और ये चेंज हो रही है गैसियस कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस फॉर्म, तो इसका मतलब है सॉलिड डायरेक्ट चेंज हो रहा है वेपर्स में या गैसियस फॉर्म में। इसी फिनोमिना को हम कह रहे हैं सब्लिमेशन। इसकी मैं एग्जांपल इस तरह दूंगी कि आप में से तो सबने कहीं ना कहीं कोई शादी का इवेंट अटेंड किया हुआ है। शादी के इवेंट में जब ब्राइड की एंट्री होती है
तो समटाइम कुछ हॉल में उन्होंने ऐसा अरेंजमेंट किया होता है कि एंट्री से पहले कुछ कंटेनर में कुछ ना कुछ उन्होंने डाला होता है, और जैसे एंट्री होती है वो कंटेनर का ढक्कन उठा के उसमें थोड़ा सा पानी डालते हैं। जैसे ही पानी डालते हैं तो वो एकदम व्हाइट कलर के फ्यूम्स या व्हाइट कलर का धुआं बन जाता है। अब एक्चुअली होता क्या है, उन कंटेनर में ये ड्राई आइस मौजूद होती है। जैसे ही उसके ऊपर थोड़ा सा पानी डाला तो क्या होता है, ये ड्राई आइस एकदम से वेपर्स में चेंज हो जाती है, जो कि वेपर्स होते हैं गैसियस कार्बन डाइऑक्साइड के, और वो व्हाइट फ्यूम्स की सूरत में या धुएं की सूरत में हमें नजर आते हैं। इसके अलावा जो अगली एग्जांपल दी गई है सब्लिमेशन की, वो है डिसअपेयरेंस ऑफ नेफ्थलीन। नेफ्थलीन या इसको मोथबॉल्स बोलते हैं। अब ये मोथबॉल्स क्या है, कभी आपने नोट किया हो कि कहीं आप जाएं कहीं वॉशरूम्स में, वॉश बेसिन के अंदर बॉल्स व्हाइट कलर की छोटी छोटी बॉल्स हैं, या घर में कभी आपने देखा हो कि आपके बड़ों ने के कपड़े कहीं पे कोई संभाल के रखे हैं तो उसमें वो व्हाइट कलर की गोलियां रखते हैं, तो वो एक्चुअली व्हाइट कलर की बॉल्स क्या हैं, वो नेफ्थलीन की बॉल्स हैं। लेकिन नेफ्थलीन अब आपने देखा है कि वो सॉलिड फॉर्म में है, व्हाइट कलर की सॉलिड होता है। थोड़ी देर के बाद, कुछ अरसे के बाद वो आहिस्ता आहिस्ता डिसअपियर हो जाती है नेफ्थलीन। वो मेल्ट नहीं होती बल्कि क्या होता है, वेपर्स बनते जाते हैं और वो डिसअपियर हो जाएगी। तो ये भी सब्लिमेशन की एग्जाम्पल है। अब यहाँ पे आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है उसमें सब्लिमेशन की डेफिनेशन वो आप बताएंगे, और इसके अलावा उसकी एग्जाम्पल एक तो ड्राई आइस होगी और एक नेफ्थलीन या मोथबॉल्स। इसके अलावा यहाँ पे जो एक शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है वो आपसे ये पूछा जा सकता है कि नेफ्थलीन या मोथबॉल कहाँ पे यूज होती है। तो यहाँ पे आपका इसमें यूजेस भी बता दिया गया है कि विच आर यूज टू कीप द इंसेक्ट्स अवे फ्रॉम द वूलन क्लॉथ। वूलन क्लॉथ से इंसेक्ट्स को दूर रखने के लिए वहां पे नेफ्थलीन बॉल्स रखी जाती हैं। तो इसकी स्मेल इतनी होती है कि वहां पे कोई भी इंसेक्ट नहीं आते, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम दिस नेफ्थलीन बॉल्स एवेपोरेट। अच्छा, अब इसकी एक्सप्लेनेशन दी गई है कि जस्ट लाइक द एवेपोरेशन द एनर्जी नीडेड फॉर द सब्लिमेशन आल्सो कम फ्रॉम विद इन द सब्सटेंस। एवेपोरेशन में हमने कहा था कि जब वाटर वेपर्स बनते हैं वो सरफेस वाटर से बनते हैं, वो वहां से उस सरफेस से अपनी एनर्जी गेन करते हैं और वहां से एस्केप कर जाते हैं, भाग जाते हैं, वेपर्स में चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पे सब्लिमेशन के लिए भी जाहिर बात है कि एक सॉलिड लिक्विड में चेंज हो रहा है तो उसको भी कोई ना कोई एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी कहाँ से आएगी कि उसी के सॉलिड के मालिक्यूल, उनके दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो उन्हीं को ब्रेकअप करते हैं, वहीं से वो अपनी एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और वहां से गैसियस स्टेट में चेंज हो जाते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि कोई भी सॉलिड जब गैसियस स्टेट में चेंज होता है तो वो अपने सराउंडिंग से उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और ये एनर्जी उनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के ऊपर ओवरकम कर जाती है। दिस एनर्जी इज सफिशिएंट टू ओवरकम द अट्रैक्टिव फोर्सेस ऑफ द नेबरिंग मॉलिक्यूल व्हिच देन एस्केप इनटू द वेपर फेज। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब कोई सॉलिड विदाउट लिक्विड चेंज हुए गैसियस फेज में चेंज हो जाए, उस प्रोसेस को हम सब्लिमेशन कहते हैं। और सॉलिड का गैसियस फेज में चेंज होने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो अपने एटमॉस्फेयर से या अपने एनवायरनमेंट से लेते हैं, और ये एनर्जी उस मॉलिक्यूल्स की अट्रैक्टिव फोर्सेस के ऊपर ओवरकम कर जाती है, जिसकी वजह से उसके मॉलिक्यूल्स वहां से एस्केप कर सकते हैं या वेपर फेज में चेंज हो जाते हैं। जी, जो नेक्स्ट टर्म हमें दी गई है डेपोजिशन। डेपोजिशन क्या होता है? डेपोजिशन इज द प्रोसेस रिवर्स टू सब्लिमेशन। सब्लिमेशन का रिवर्स या उल्ट प्रोसेस। सब्लिमेशन क्या था? जिसमें कोई सॉलिड चेंज होता है गैसियस फेज में विदाउट गोइंग टू लिक्विड फेज। तो इसका रिवर्स जो है इसको हम बोलते हैं डेपोजिशन। तो डेपोजिशन में क्या होगा? कोई भी गैसियस फेज चेंज हो जाए सॉलिड में। तो डेफिनेशन देखें, द प्रोसेस रिवर्स टू सब्लिमेशन इज कॉल्ड डेपोजिशन where a gas changes directly to a solid without going into the liquid state। मतलब कोई भी गैस डायरेक्टली चेंज हो जाए सॉलिड में विदाउट गोइंग टू लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट में जाए बगैर कोई गैस मॉलिक्यूल सॉलिड में चेंज हो जाए तो इसको हम बोलते हैं डेपोजिशन। अब उसकी एग्जांपल क्या दी गई है? फॉर्मेशन ऑफ फ्रॉस्ट इन विंटर सीजन इज एन एग्जांपल ऑफ डेपोजिशन। फ्रॉस्ट की फॉर्मेशन सर्दियों में जब टेम्परेचर बिलो फ्रीजिंग पॉइंट चला जाता है या टेम्परेचर बहुत ज्यादा लो हो जाता है तो उस वक्त फ्रॉस्ट बनती है, जिसको आप सिंपल लैंग्वेज में कहेंगे कोरा जम जाता है। तो वो एक्चुअली क्या है कि वो गैस मॉलिक्यूल्स लिक्विड में जाए बगैर सॉलिड में चेंज हो जाते हैं। जी आगे देखें, क्विक चेक दिया गया है, आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उसका आंसर हम दे देते हैं। पहला क्वेश्चन है, डज द चेंज इन द टेम्परेचर ऑकर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एवेपोरेशन। कि एवेपोरेशन अगर हो रहा है तो उसमें क्या चेंज इन टेम्परेचर होता है?
तो बिल्कुल डेफिनेटली इसमें चेंज इन टेम्परेचर होता है, यस। अब कैसे होता है? इवेपोरेशन फिनोमिना जहां पे जिस भी सरफेस के ऊपर हो रहा होता है तो वो वहां पे कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करने का मतलब है वहां पे टेम्परेचर कम हो जाता है। तो इसलिए हम कहेंगे कि जहां पे भी इवेपोरेशन हो रही हो वहां पे चेंज इन टेम्परेचर होता है। और कैसे होता है कि देयर विल बी डिक्रीज इन टेम्परेचर, या वी फील द कूलिंग इफेक्ट ड्यू टू एवेपोरेशन। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, डज आइस सब्लाइम? क्या आइस में सब्लिमेशन होती है? तो जी इसका आंसर भी यस होगा कि आइस में सब्लिमेशन होती है। आइस विदाउट गोइंग टू लिक्विड फेज चेंज इनटू गैसियस फेज। और इसकी एग्जांपल, अगर आइस क्यूब जो है काफी अरसे तक फ्रीजर में पड़े रहे तो काफी अरसे तक थोड़ी उसमें जो है वो आइस क्यूब श्रिंक कर जाते हैं, वो श्रिंक थोड़ा सा करते हैं। और इसकी रीजन क्या होती है कि वहां पे जो हमारी आइस है वो सब्लिमेट हो जाती है। जी नेक्स्ट है, गिव वन एग्जांपल ईच फॉर दी सब्लिमेशन एंड डेपोजिशन अदर देन मेंशन इन द टेक्स्ट। अब यहाँ पे उन्होंने आपसे सब्लिमेशन की और डेपोजिशन की एग्जांपल पूछी है कि कौन कौन सी एग्जांपल है जो आपके टेक्स्ट में आप बता दी, उसके अलावा आपने बतानी है। तो सब्लिमेशन की एग्जांपल अगर आप देखें तो आयोडीन क्रिस्टल्स इसमें आप कह सकते हैं। तो आयोडीन क्रिस्टल सब्लिमेशन की एग्जांपल है। अगर इन क्रिस्टल्स को हीट अप किया जाए तो ये पर्पल कलर की गैस में चेंज हो जाते हैं। इसके अलावा इसकी अदर एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ, सॉलिड एयर फ्रेशनर्स। सॉलिड एयर फ्रेशनर्स क्या है कि सॉलिड जेल की फॉर्म में होता है। ये जेल फ्यूम्स रिलीज करती है और उसमें कोई ना कोई खुशबू होती है, ये सेंट होती है, तो जिसकी वजह से आपको इसकी अच्छी सी खुशबू फील होती है। अब इसमें होता क्या है कि सॉलिड जेल की फॉर्म में होता है और ये फ्यूम्स में चेंज हो जाता है और ये फ्यूम्स एक खुशबू सी फैला देते हैं हमारे इन्वायरमेंट में। तो यहाँ पे आप सब्लिमेशन की एग्जांपल में आयोडीन क्रिस्टल कर सकते हैं और सॉलिड एयर फ्रेशनर। अब इसके अलावा आपसे पूछी गई थी डेपोजिशन की एग्जांपल क्या होती है। अब हमने कहा था डेपोजिशन जो है वो सब्लिमेशन का रिवर्स है। तो अगेन यहाँ पे आप इसमें आयोडीन क्रिस्टल की एग्जांपल ले सकते हैं, लेकिन किस तरह कि अगर पर्पल कलर की गैसियस आयोडीन को कूल डाउन कर दिया जाए तो वो आयोडीन क्रिस्टल में चेंज हो जाती है। तो पर्पल गैसियस आयोडीन अगर आपने इसको कूल डाउन किया, टेम्परेचर डिक्रीज कर दिया, तो ये आयोडीन क्रिस्टल में चेंज हो जाएगी। तो ये डेपोजिशन की एग्जांपल है। इसके अलावा आप और जो एग्जांपल दे सकते हैं वो सूट इन चिमनीज। सूट क्या होता है? छोटे छोटे ब्लैक कलर के कार्बन पार्टिकल्स जो चिमनी में आ जाते हैं, कहीं भी किसी इंडस्ट्री की चिमनी में जम जाने वाले ज़रात जो कार्बन के होते हैं उसको हम बोलते हैं सूट पार्टिकल्स। तो ये सूट पार्टिकल्स डेपोजिशन की एग्जांपल है। जी नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ सब्लिमेशन। सब्लिमेशन के एप्लीकेशन क्या है डेली लाइफ में, कहाँ पे ये हमारे लिए यूज होती है? यहाँ पे दो एप्लीकेशन इसके बताए गए हैं। पहला जो है वो सॉलिड एयर फ्रेशनर्स। सॉलिड एयर फ्रेशनर्स क्या होते हैं? सॉलिड एयर फ्रेशनर सॉलिड फॉर्म में होंगे, मोस्टली वो जेल की फॉर्म में होंगे और इसको हम सॉलिड ही कंसीडर करते हैं। और जब ये एयर में एक्सपोज किए जाते हैं तो सॉलिड डायरेक्टली चेंज हो जाता है गैसियस फेज में। और इन एयर फ्रेशनर में कोई ना कोई खुशबू होती है, सेंटेड होते हैं, इसी वजह से हमें एनवायरनमेंट अच्छा लगता है और उसकी खुशबू फील होती है। तो द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन इज यूज्ड इन द वर्किंग ऑफ एयर फ्रेशनर्स। सॉलिड एयर फ्रेशनर कंटेन अ सेंटेड सब्सटेंस। तो सेंटेड का मतलब होता है जिसमें खुशबू हो, विच में एवेपोरेट विद और विदाउट हीटिंग। तो मे बी इसके लिए कोई हीट देनी पड़ेगी, हीट के बगैर ये एवेपोरेट कर जाए। द सेंटेड सब्सटेंस अंडरगोज द सब्लिमेशन एंड डिस्पर्स सेंटेड वेपर थ्रू आउट द रूम एंड मास्क अनप्लेजेंट ऑडर्स। तो सेंटेड एयर फ्रेशनर इसीलिए यूज किए जाते हैं कि अगर कोई ना खुशगवार स्मेल है तो आपने उसको ख़त्म करना है तो आप एयर फ्रेशनर यूज़ किया करते हैं। तो एक्चुअली इसका फिनोमिना हमारा यहाँ पे मकसद है सॉलिड एयर फ्रेशनर, उसमें प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन होता है जिसमें सॉलिड चेंज हो जाता है गैसियस फ्यूम्स में। तो यहाँ पे उसका तरीका बताया गया है कि जब भी ये सॉलिड एयर फ्रेशनर एटमॉस्फेयर में एक्सपोज होते हैं उसके पार्टिकल अपने एटमॉस्फेयर से एनर्जी गेन करते हैं और ये एनर्जी ओवरकम करती है इनकी अट्रैक्टिव फोर्सेस ऑफ मॉलिक्यूल्स, उनके ऊपर ओवरकम कर जाएगी और यहाँ पे ये सॉलिड चेंज हो जाएगा गैसियस फेज में या फ्यूम्स की फॉर्म में। तो दीज पार्टिकल देन स्प्रेड इन द नियर बाय एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ द स्वीट स्मेलिंग वेपर। तो हमें एक बहुत सी अच्छी सी खुशबू इसमें फील होती है। जी जो सेकेंड एप्लीकेशन है वो है सब्लिमेशन प्रिंटिंग। सब्लिमेशन प्रिंटिंग की जाती है। टॉपिक से पहले थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। सब्लिमेशन प्रिंटिंग की एग्जांपल, जैसे आप लोग कोई ड्रेसअप होते हैं, बॉयज जैसे टी शर्ट्स यूज करते हैं और टी शर्ट के ऊपर कोई ना कोई प्रिंटिंग
पेंट जो है उसके ऊपर एम्बॉस किया होता है, वो सब्लिमेशन प्रिंटिंग की एग्जाम्पल है। या किसी भी फैब्रिक के क्लॉथ के ऊपर, या फीमेल जैसे घरों में जो क्रॉकरी यूज करती हैं, कुछ सिरेमिक्स या बर्तन यूज करते हैं, तो उसके ऊपर बड़े प्यारे प्यारे खूबसूरत से डिजाइन बने होते हैं, वो सब किस में आ जाता है, सब्लिमेशन प्रिंटिंग में। अब इस प्रोसेस में एक्चुअली होता क्या है कि सब्लिमेशन इंक ऐसी यूज की जाती है जो सब्लाइम होती है और उस फैब्रिक पे या उस क्रॉकरी पे या उस सिरेमिक पे प्रिंट बनाए जाते हैं। सब्लिमेशन प्रिंटिंग के लिए जो दो इंपॉर्टेंट पैरामीटर हैं वो क्या है कि यहाँ पे यूज किया जाता है इंक का और हीट का। अब ये प्रोसेस है, इसमें एक्चुअली होता क्या है कि जो भी चीज या जो भी इमेज हमने कहीं पे प्रिंट करना होता है उसको पहले लिया जाता है किसी एक पेज के ऊपर, उस पेज को हम मशीन में डालते हैं और साथ ही उसके ऊपर कोई भी फैब्रिक या सिरेमिक जो जिसपे हमने प्रिंट करना है वो डाल देते हैं। अब मशीन में जब उसको एंटर करते हैं, साथ ही उसमें हम उसको कोई टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे, कोई हीट प्रोवाइड करेंगे। उस हीट प्रोवाइड करने का ये मतलब हुआ कि वो इंक वहां से उस पेपर से सब्लिमेट होके हमारे फैब्रिक में आ जाएगी। अब एक्चुअली होता क्या है कि जब हीट प्रोवाइड की हमने, उस फैब्रिक के पोर्स थोड़े से ओपन हो जाएंगे और जो उस इमेज की इंक थी जो कि पहले पेपर पे लिया गया था वो वहां से सब्लिमेट होगा, उसके वेपर्स बनेंगे। ये वेपर्स हमारे फैब्रिक के ऊपर इम्पोज हो जाएंगे और इस तरीके से हम अपने फैब्रिक पे कोई भी प्रिंटिंग डिजाइन गेन कर लेते हैं। अगर आप इस पैराग्राफ को पढ़ें तो इसमें यही उसका प्रोसीजर बताया गया है कि इन सब्लिमेशन प्रिंटिंग द फर्स्ट स्टेप इज टू प्रिंट अ डिजाइन ऑन टू अ स्पेशल पेपर। अब यहाँ पे जो आपने प्रिंट लेना है, सबसे पहले उसको क्या करना है कि उसको किसी एक स्पेशल पेपर पे प्रिंट किया जाता है यूजिंग दी सब्लिमेशन इंक। तो बात जो याद रखने वाली है, जो इंक यूज की जाएगी वो मटेरियल होगा जिसकी सब्लिमेशन हो सकती है। द प्रिंटेड पेपर इज देन प्लेस्ड ऑनटू अ फैब्रिक एंड हीट एंड प्रेशर आर अप्लाइड। तो उस प्रिंटेड पेपर को फैब्रिक के ऊपर रखा जाता है, हीट और प्रेशर अप्लाई करेंगे, द इंक यूज्ड आर कन्वर्टेड इनटू वेपर। अब क्योंकि ये जो इंक यूज की गई थी वो सब्लिमेशन इंक थी, सब्लाइम होगी, उसके वेपर्स बनेंगे और ये वेपर जो है वो आगे से कन्वर्ट होके हमारे फैब्रिक के ऊपर स्टिक हो जाएंगे। The printing is permanent which does not fade away with the time because the ink is embedded in the fabric rather than simple attaching with the top of the fabric in a normal printing। अब इसमें क्या बात की गई है कि यहाँ पे एक तो जो हम इंक यूज कर रहे हैं फैब्रिक के ऊपर जब embedded हो जाती है, इम्बॉस हो जाती है, तो वो एक परमानेंट होती है, वो फैब्रिक के ऊपर रहेगी, उसके ऊपर से जल्दी से खत्म नहीं होगी। द हीट सप्लाई ड्यूरिंग द प्रोसेस ओपन अप द पोर्स प्रेजेंट इन द फैब्रिक। तो यहाँ पे साथ ही इस फिनोमिना को एक्सप्लेन कर दिया गया कि तो जो हीट हम यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं वो हीट एक्चुअली क्या करती है, फैब्रिक के पोर्स को ओपन करती है और जब पोर्स ओपन होंगे इंक एंटर इनटू दिस पोर्स अंडर द अप्लाइड प्रेशर एंड इट कूल डाउन एंड रिटर्न टू अ सॉलिड फॉर्म। तो जब इसको कूल करेंगे वो इंक दोबारा सॉलिड फॉर्म में चेंज हो जाएगी और उसके ऊपर एम्बेडेड हो जाएगी या एम्बॉस हो जाएगी और हमें अपने उस फैब्रिक के ऊपर अपनी मर्जी का प्रिंट मिल जाएगा। The method is popular for the print on the demand t-shirts and it also available on the ceramic, wood and metal that have the special coating on the receive the ink which are sublime। तो यहाँ पे ये आपको उसका एप्लीकेशन बताया गया है, ये इसकी एग्जाम्पल्स भी आप इसको कह सकते हैं कि सब्लिमेशन की एग्जाम्पल है। अब क्योंकि ये सब्लिमेशन का टॉपिक आपके लिए न्यू टॉपिक था, नया टॉपिक आपने सीखा है और इसके साथ साथ ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसके एप्लीकेशन, दोनों एप्लीकेशन आपने अच्छी तरीके से इनको सीखना है, समझना है, इसको प्रिपेयर करना है क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे ये आपसे एप्लीकेशन पूछे जा सकते हैं। टुडेज आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज काइनेटिक थ्योरी एंड द गैस लॉज। चैप्टर का इंट्रोडक्शन में हमने काइनेटिक थ्योरी की बात की थी। अब यहाँ पे इस काइनेटिक थ्योरी को रिलेट किया गया है गैस लॉज के साथ। गैस लॉज क्या है, डिफरेंट गैस लॉज हम पढ़ेंगे जिसमें गैस मॉलिक्यूल्स का बिहेवियर देखेंगे और उसमें उनका प्रेशर और वॉल्यूम और टेम्परेचर का इंटरेक्शन देखेंगे। गैस लॉज को एक्सप्लेन करने से पहले आपको एक चीज रिमाइंड करवाती चलूं, काइनेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग हमने पढ़ा था कि ऑल दी सब्सटेंस या ऑल दी मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स एंड दीज पार्टिकल आर इन कांस्टेंट स्टेट ऑफ मोशन। अब यहाँ पे जो डिफरेंट गैस लॉज हमने पढ़ने हैं उन गैस लॉज की बेस इस चीज पे रखी गई है कि गैस मॉलिक्यूल्स दे आर इन कांस्टेंट स्टेट ऑफ मोशन। अब अगर वो मूव कर रहे हैं तो उनके दरमियान कोलिजन्स भी होंगे। कोलिजन मीन वो पार्टिकल एक दूसरे के साथ टकराएंगे। तो काइनेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर मॉलिक्यूल्स इन कांस्टेंट स्टेट ऑफ मोशन में है वो एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे, इस कोलिजन के दरमियान
वो कोई ना कोई प्रेशर एग्जर्ट करेंगे। प्रेशर कहाँ पे एग्जर्ट करेंगे? इन द वॉल ऑफ द कंटेनर, क्योंकि हमें पता है कि हम अगर गैस ले रहे हैं तो उसको किसी ना किसी कंटेनर पे ले रहे हैं और उस कंटेनर के अंदर गैस के मॉलिक्यूल कंटिन्यूली मूव कर रहे हैं और उस मूवमेंट के दौरान वो कोई प्रेशर एग्जर्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो हमारा पहला लॉ था बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ ने रिलेशनशिप दिया था प्रेशर और वॉल्यूम का एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। तो बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग प्रेशर इनवर्सली रिलेटेड है वॉल्यूम के साथ एट कांस्टेंट टेम्परेचर। इनवर्सली रिलेटेड का मतलब कि अगर प्रेशर इंक्रीज कर दिया जाए तो गैस का वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। और उसकी एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं कि किस तरीके से प्रेशर इंक्रीज करने से वॉल्यूम कैसे डिक्रीज करता है। देखें, व्हेन द प्रेशर ऑन द गिवन मास ऑफ गैस इज इंक्रीज्ड एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। अब यहाँ पे जो कंडीशन दी गई है बॉयल्स लॉ के लिए कि टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, तो जब प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो क्या होता है? इट विल डिक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन इट मॉलिक्यूल्स एंड द वॉल्यूम ऑफ गैस विल आल्सो डिक्रीज। जैसे ही हमने प्रेशर इंक्रीज किया, गैस मॉलिक्यूल के दरमियान डिस्टेंस डिक्रीज हुआ। डिस्टेंस डिक्रीज होने का मतलब है वो एक दूसरे के करीब आ जाएंगे और उनका वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो इस रिलेशनशिप को हम बॉयल्स लॉ कहते हैं। अब आगे एक जो बात की गई है कि इफ द वॉल्यूम ऑफ द गैस विल रिड्यूस टू 1/2 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम, कि हमने किसी एक कंटेनर में कोई गैस ली, उसका कोई वॉल्यूम था, लेकिन अगर उसका वॉल्यूम रिड्यूस कर दिया जाए 1/2 मीन हाफ कर दिया जाए, तो उस वक्त उसके जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं पर यूनिट वॉल्यूम में वो डबल हो जाते हैं। इस लाइन को समझने के लिए यहाँ पे देखें, आपके साथ एक छोटी सी वीडियो शेयर की है, आप इसको देखें तो आपको ये ज्यादा इजीली समझ आ जाएगा। इस वीडियो को देखें। जी, तो अगर हमने वॉल्यूम रिड्यूस कर दिया है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब आ गए हैं, तो जब एक दूसरे के करीब आएंगे तो उनके कोलिजन्स भी बढ़ जाएंगे, उनके टकराने की पावर वो भी बढ़ जाएगी। और वो कितनी बढ़ेगी? वो तकरीबन डबल हो जाएगी। यहाँ पे ये देखें लिखा हुआ है, द नंबर ऑफ कोलिजन पर यूनिट टाइम ऑन द सेम एरिया ऑफ द सरफेस विल आल्सो बी डबल। अब यहाँ पे बात की गई है सेम एरिया, तो हमने जिस कंटेनर में गैस ली है उसकी बात कर रहे हैं, तो वो हमारा सेम है, उसको आपने चेंज नहीं करना है और टेम्परेचर भी कांस्टेंट रखना है। अब क्योंकि कोलिजन बढ़ गया है, कोलिजन बढ़ने की वजह से उसका प्रेशर भी डबल हो जाएगा। तो यही वो रिलेशन है जिसको बॉयल्स लॉ ने एक्सप्लेन किया और इसको नाम दिया बॉयल्स लॉ। तो अगर आप इसकी डेफिनेशन देखें, द लॉ स्टेट दैट द वॉल्यूम ऑफ द गिवन मास ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है कि V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, और इनवर्स का रिलेशन जब लिखना हो तो हम इसको 1/p की फॉर्म में लिखेंगे, जबकि V इज द वॉल्यूम ऑफ द गिवन मास ऑफ द गैस एंड P इज एब्सोल्यूट प्रेशर। अब यहाँ पे एक्टिविटी दी गई है जिसमें एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ बॉयल्स लॉ एक्सप्लेन किया गया है। बॉयल्स ने जो अपना लॉ प्रेजेंट किया था, उसने पहले उस पर कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट किया था। वो एक्सपेरिमेंट उसने किया कि उसने ये यू शेप ट्यूब ली जिसका एक एंड सील था, मतलब क्लोज था। यहाँ पे उसने मरकरी फिल किया। अब यहाँ पे मरकरी फिल किया तो ये एयर यहाँ पे ट्रैप हो गई। इस एयर का उसने वॉल्यूम V1 नोट किया। अब एयर, एक्चुअली एयर से मुराद ये गैस ही है, क्योंकि हमें पता है एयर इज द मिक्सचर ऑफ गैसेस। जी, फिर उसने नेक्स्ट क्या किया कि यहाँ पे और मरकरी फिल किया। अब मरकरी फिल करने का मतलब है कि प्रेशर इंक्रीज किया जा रहा है। जब मरकरी इसमें फिल किया तो इस मरकरी ने यहाँ पे कोई ना कोई प्रेशर एग्जर्ट किया। वो प्रेशर एग्जर्ट करने की वजह से यहाँ पे ये वॉल्यूम डिक्रीज हो गया, जिसको वो V2 से डिनोट कर रहे हैं। अब आप खुद देखें कि पहले हमारी इनिशियल स्टडी में ये वॉल्यूम V1 और ये V2 उसके तकरीबन हाफ रह गया है। तो यही एक्सपेरिमेंट फॉर्मुलेशन बना बॉयल्स लॉ की। तो इसके अकॉर्डिंग अगर प्रेशर इंक्रीज कर दिया जाए तो वॉल्यूम डिक्रीज कर दिया जाता है। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग अगर प्रेशर इंक्रीज कर दिया जाए तो वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है। अब यहाँ पे देखें, ये मरकरी का लेवल ये था, यहाँ पे उससे डबल मरकरी डाला, मीन प्रेशर डबल किया, तो वॉल्यूम कितना हो गया? हाफ हो गया। तो ये एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन थी बॉयल्स लॉ की। अगर आप अपनी डेली लाइफ में बॉयल्स लॉ की एग्जाम्पल देखें तो आप इसकी एग्जाम्पल सिरिंज एक्शन में देख सकते हैं। सिरिंज एक्शन में क्या होता है कि जब भी किसी सिरिंज में कोई लिक्विड फिल करना होता है तो उसको पहले पीछे की तरफ खींचा जाता है। जब उसके प्लंजर को पीछे की तरफ खींचते हैं तो वो सिरिंज में एक हम स्पेस देते हैं। स्पेस देने का मतलब है उसका वॉल्यूम
इंक्रीज किया है, और जब वो स्पेस देते हैं वो प्रेशर कम होता है, उसकी वजह से वो लिक्विड उस सिरिंज में फील हो जाता है। और फिर जब दोबारा हम उसको प्लंजर को अंदर की तरफ दबाते हैं, मींस कि हम उसमें प्रेशर एग्जर्ट कर रहे हैं, प्रेशर एग्जर्ट करने से उसका वॉल्यूम आगे कम होता जाता है और वही लिक्विड जो सिरिंज में फिल किया होता है वो उसमें से बाहर आना शुरू हो जाता है। अच्छा, बॉयल्स लॉ की कंडीशन एक तो कहा कि उसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रखा जाता है। यहाँ पे अब इसने जो वेरिफिकेशन दी थी अपने लॉ की, उसने क्या कहा, ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट द मास ऑफ द गैस रिमेन फिक्स्ड। मास ऑफ द गैस रिमेन फिक्स्ड का मतलब है कि जितनी गैस की क्वांटिटी है वो उतनी सेम रहेगी, उसमें कोई भी ऐड नहीं करना। एंड द टेम्परेचर आल्सो डिड नॉट चेंज, कि टेम्परेचर भी हमारा कांस्टेंट होना चाहिए। बाय डबलिंग द प्रेशर बॉयल्स हैड रिड्यूस द वॉल्यूम बाय 1/2। प्रेशर अगर डबल कर दिया जाए तो वॉल्यूम 1/2 तक रिड्यूस हो जाता है। जी स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट लॉ है चार्ल्स लॉ, या चार्ल्स लॉ भी इसको कहते हैं। अब ये एक और साइंटिस्ट था जिसने ये लॉ एक्सप्लेन किया गैस मॉलिक्यूल्स का, और ये जो रिलेशनशिप था ये टेम्परेचर और वॉल्यूम के दरमियान रिलेशनशिप था। इस रिलेशनशिप में प्रेशर को कांस्टेंट रखा गया और टेम्परेचर और वॉल्यूम के बारे में देखा गया कि वो किस तरीके से चेंज होते हैं, कि एक वैल्यू अगर चेंज की जाए तो दूसरे पे क्या इफेक्ट होता है। अब काइनेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग हमने पढ़ा था कि अगर किसी भी गैस का टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया जाए तो उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करने का मतलब है कि उसके मॉलिक्यूल्स की स्पीड इंक्रीज कर देगी, और जितने फ्रीक्वेंटली वो मूव करेंगे उतने उनके दरमियान कोलिजन होगा, और जितना ज्यादा वो क्लाइड करेंगे वॉल्स ऑफ कंटेनर के साथ उतना ही वो प्रेशर एग्जर्ट करेंगे। लेकिन चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर प्रेशर कांस्टेंट रखा जाए तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से वॉल्यूम भी इंक्रीज कर जाएगा। इट मींस इस लॉ के अकॉर्डिंग टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम इफ द प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट। प्रेशर तो हमने कांस्टेंट रखना है, लेकिन इसके साथ साथ जो यहाँ पे कंडीशन है कि हमारे जो गैस के मॉलिक्यूल्स लिए गए हैं वो एक क्लोज कंटेनर में है, और वो भी उनकी अमाउंट या उनकी तादाद या उनकी क्वांटिटी वो भी सेम होनी चाहिए। चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशनशिप आप समझे इस डायग्राम से। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे कोई कंटेनर है जिसमें गैस मॉलिक्यूल्स लिए गए हैं और ये टेम्परेचर कोई नॉर्मल टेम्परेचर है। इसके ऊपर पिस्टन रखने का मतलब है कि आप प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, ये वॉल्यूम शो किया गया है। अब क्योंकि चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग हमने प्रेशर कांस्टेंट रखना है, तो नेक्स्ट कंटेनर में देखें प्रेशर तो वही रखा गया है जो पहले कंटेनर में था, लेकिन यहाँ पे जो एक चीज चेंज की गई कि हमने यहाँ पे इसको हीट प्रोवाइड की। हीट प्रोवाइड करने का मतलब है कि टेम्परेचर इंक्रीज किया। जब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो यहाँ पे गैस मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम भी इंक्रीज कर देगा। वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, वो हीट अप होंगे, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, तो यहाँ पे ये इस पिस्टन को बाहर की तरफ मूव करेंगे क्योंकि उनको कोई स्पेस चाहिए। तो इसलिए हम कहते हैं कि हीट करने से इसका वॉल्यूम बढ़ गया, तो टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो इस लॉ को एक्सप्लेन किया था चार्ल्स ने। फ्रेंच साइंटिस्ट जैक्स अलेक्जेंडर चार्ल्स सम ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन इन द फॉर्म ऑफ लॉ विच इज कॉल्ड चार्ल्स लॉ। तो अब इसकी डेफिनेशन देख लें। द लॉ स्टेट दैट द वॉल्यूम ऑफ द गिवन मास ऑफ अ गैस वेरीज डायरेक्टली विद द टेम्परेचर व्हेन द प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट। तो वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस, गिवन मास ऑफ गैस मीन वो हमने जो गैस ली है उसकी जितनी क्वांटिटी ली है वो उतनी ही रहनी चाहिए, उसको चेंज नहीं करना। द टेम्परेचर मस्ट हाउएवर बी मेजर्ड ऑन द एब्सोल्यूट और द केल्विन स्केल। तो यहाँ पे जो एक बात बता दी गई है कि जो टेम्परेचर हम ले रहे हैं वो केल्विन स्केल में मेजर किया जाता है, और इसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखें, V is directly proportional to T where the P and the mass of the gas are kept constant। तो ये इसकी कंडीशन है। तो शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में भी आपसे पूछा जा सकता है कि चार्ल्स लॉ की कंडीशंस क्या हैं, तो आपने ये बताना है कि वहां पे प्रेशर एंड मास ऑफ द गैस आर केप्ट कांस्टेंट, और ये रिलेशनशिप किस किस के दरमियान है, वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान। अगर आप डेली लाइफ में चार्ल्स लॉ की एग्जांपल देखें तो इसकी बेस्ट एग्जांपल है हॉट एयर बैलून्स। अब हॉट एयर बैलून में आपने देखा है कि वो बड़ा सा बैलून होता है और उसके नीचे आग जलाई जाती है। बैलून में क्योंकि एयर फिल की गई है, जब तक आग नहीं जल रही थी तो उसका वॉल्यूम वो कुछ था, लेकिन जैसे ही हम उसके नीचे आग जलाते हैं तो उसके अंदर जो एयर या गैस मौजूद है उसका वॉल्यूम एक्सपैंड करता है, वॉल्यूम ज्यादा हो जाता है। वॉल्यूम ज्यादा होने की वजह से वो अपने एटमॉस्फेयर की हवा से लाइटर इन वेट हो जाता है, और जिसकी वजह से वो एक बुलंदी तक उड़ना शुरू हो जाता है। तो ये चार्ल्स लॉ की बेस्ट एग्जांपल है। जी स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एवोगैड्रोस लॉ।
एवोगैड्रोस लॉ, एक साइंटिस्ट एवोगैड्रोस जिसने गैसेस का लॉ एक्सप्लेन किया था, इस लॉ के अकॉर्डिंग वॉल्यूम और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के दरमियान रिलेशनशिप बताया गया है। अब एवोगैड्रो से आपको याद होगा, आपने जब 9th क्लास में पढ़ा था, एवोगैड्रोस साइंटिस्ट जिसने नंबर ऑफ पार्टिकल के बारे में बताया था कि किसी भी सब्सटेंस के एक मोल में जितने पार्टिकल होते हैं वो उसको एवोगैड्रो नंबर कहते हैं, जो कि एक स्पेसिफिक वैल्यू थी, कांस्टेंट वैल्यू थी। अब एवोगैड्रोस लॉज के अकॉर्डिंग किसी भी गैस के नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वो डायरेक्ट रिलेशन है उनका वॉल्यूम के साथ। काइनेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग हमने देखा कि जितने भी गैस के पार्टिकल्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, वो इन कांस्टेंट स्टेट ऑफ मोशन है। अगर कांस्टेंट स्टेट ऑफ मोशन में है तो उनके दरमियान कोलिजन्स हैं, कोलाइड कर रहे हैं तो वो कोई ना कोई प्रेशर एग्जर्ट करेंगे, और जितने कोलिजन ज्यादा होंगे उतना ही ज्यादा प्रेशर होगा। लेकिन अगर हम उस प्रेशर को कांस्टेंट कर दें यहाँ पे, तो क्या होगा कि नंबर ऑफ कोलिजन्स का वॉल्यूम के साथ कोई रिलेशन बन जाएगा। अब वो क्या रिलेशन बनेगा कि उसमें हमने प्रेशर को तो कांस्टेंट कर दिया, लेकिन नंबर ऑफ कोलिजन्स अगर चेंज हो रहे हैं, वो बढ़ रहे हैं, तो उसका वॉल्यूम के ऊपर कोई ना कोई इफेक्ट आ रहा है। क्या इफेक्ट आ रहा है कि प्रेशर कांस्टेंट करने से वो वॉल्यूम बढ़ना चाहिए। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग अगर नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ रहे हैं और हमने प्रेशर को वहां पे कांस्टेंट कर दिया है, तो गैस के मॉलिक्यूल को लार्जर वॉल्यूम रिक्वायर होगा। इन ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग एवोगैड्रोस ने एक लॉ एक्सप्लेन किया, उसको देखते हैं। दिस ऑब्जर्वेशन लेड टू एवोगैड्रो टू फॉर्मुलेट अ लॉ व्हिच स्टेट दैट equal volume of different gases must contain an equal number of molecules if the temperature and pressure are kept constant। तो यहाँ पे जो इसकी डेफिनेशन उसने क्या की, इक्वल वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट गैसेस, गैसेस डिफरेंट भी यूज कर ली जाए, लेकिन अगर उनका वॉल्यूम सेम है तो उनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम होंगे अगर टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट रखा जाए। तो यहाँ पे आपने इसकी इस डेफिनेशन को अच्छे तरीके से याद कर लेना है कि कोई भी गैस, डिफरेंट गैसेस भी अगर दो कंटेनर में ली जाए, लेकिन अगर उनका वॉल्यूम सेम है तो उनके मॉलिक्यूल्स भी सेम होंगे। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन इसकी देखें, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। अब N यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और इसकी कंडीशन क्या है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। एवोगैड्रो लॉ की एग्जांपल अगर आप अपनी डेली लाइफ में देखें तो बैलून में जब आप हवा भरते हैं, जब उस बैलून में आप हवा भर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप उसमें गैस के मॉलिक्यूल को बढ़ा रहे हैं, तो वो गुब्बारा फूलता जाता है, तो इसका मतलब वो उसका वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो ये बेस्ट एग्जांपल है एवोगैड्रोस लॉ को समझने के लिए कि जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वहां पे बढ़ते जाएंगे उतना ही वहां पे उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। क्विक चेक देखते हैं। विद द हेल्प ऑफ काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी एक्सप्लेन। पहला क्वेश्चन है, हाउ डज अ गैस एक्सर्ट प्रेशर। कोई भी गैस प्रेशर कैसे एक्सर्ट करती है। तो हमने काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग पढ़ा कि गैस के मॉलिक्यूल कांस्टेंट स्टेट ऑफ मोशन में है। अगर कांस्टेंट स्टेट ऑफ मोशन में है तो वो एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे और वॉल्स ऑफ कंटेनर के साथ भी कोलाइड करेंगे। इन कोलिजन की वजह से वो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। तो आप इसके आंसर में कह सकते हैं कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस इज ड्यू टू कोलिजन्स ऑफ मॉलिक्यूल्स विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द वॉल्यूम ऑफ अ गैस चेंज व्हेन इट्स टेम्परेचर इज डिक्रीज, प्रेशर एंड मैस कांस्टेंट। अब यहाँ पे कंडीशन आपको बता दी गई है कि प्रेशर एंड मैस कांस्टेंट रखा जाए, तो उस गैस का वॉल्यूम का क्या इफेक्ट होगा अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज कर दें। अब ये चार्ल्स लॉ का बताया गया है, उसके अकॉर्डिंग हमने क्या पढ़ा था कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ जाएगा और अगर टेम्परेचर कम कर रहे हैं तो वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो ये कंडीशन बताई गई है चार्ल्स लॉ की, तो आप इसमें इसको चार्ल्स लॉ की डेफिनेशन बता के एक्सप्लेन कर सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है डिफ्यूजन। इससे पहले जब हमने चैप्टर की डिस्कशन की है उसमें हमने काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी पढ़ी। उस थ्योरी के अकॉर्डिंग हम बार बार एक ही बात कह रहे हैं कि मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैसेस आर इन कांस्टेंट स्टेट ऑफ मोशन। अब अगर कोई भी चीज मूव कर रही है तो वो स्प्रेड करेगी, वहां से फैलेगी, एक दूसरे के साथ इंटरमिक्स होगी, उनके कोलिजन्स होंगे। तो यहाँ पे जो हमारा टॉपिक है डिफ्यूजन, डिफ्यूजन में ये कहा गया है कि गैस के पार्टिकल या लिक्विड के पार्टिकल्स जब हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करें तो इस फिनोमिना को हम बोलते हैं डिफ्यूजन। तो सिंपल वर्ड में अगर हम कहें डिफ्यूजन की डेफिनेशन, द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टुवर्ड लोअर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। अब यहाँ पे इसकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं। मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन द गैसेस आर इन कांस्टेंट स्टेट ऑफ मोशन। ड्यू टू दिस मॉलिक्यूलर मोशन द गैस पार्टिकल्स स्प्रेड आउट एंड इंटरमिक्स।
क्योंकि वो कॉन्टिन्यूली मोशन में है, स्प्रेड आउट मतलब फैल जाते हैं और इंटरमिक्स एक दूसरे के साथ मिक्स होंगे या कोलाइड करेंगे फ्रॉम एन एरिया ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू एन एरिया ऑफ लो कंसंट्रेशन। अब जो यहाँ पे बात समझने वाली है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ इनकी मूवमेंट, इसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन। दिस प्रॉपर्टी ऑफ गैस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। और आगे उन्होंने इसकी एग्जांपल क्या दी है कि कोई भी परफ्यूम की बोतल जब ओपन की जाए तो उसकी खुशबू सारे कमरे में तेजी से फैल जाती है। तो एक्चुअली होता क्या है, वो गैस पार्टिकल्स हैं जो जल्दी से डिफ्यूज करते हैं रूम में, कि थोड़ी देर बाद उन पार्टिकल्स की या उस परफ्यूम की खुशबू सारे कमरे से आना शुरू हो जाती है, और ये डिफ्यूजन की एग्जाम्पल है। अब यहाँ पे देखें डायग्राम में आपको डिफ्यूजन की एग्जाम्पल कैसे शो की गई है। दो कंटेनर लिए हैं, एक कंटेनर में ये हाइड्रोजन गैस है और दूसरा भी एम्प्टी है और इनके दरमियान स्टॉपर लगा दिया गया है। लेकिन जैसे ही ये स्टॉपर को ओपन किया जाता है तो गैस पार्टिकल यहाँ से मूव करते हैं। अब एक्चुअली हुआ क्या है कि यहाँ पे देखें ये हाई कंसंट्रेशन है। हाई कंसंट्रेशन का मुराद जहाँ पे मालिक्यूल ज्यादा तादाद में है उसको हम हाई कंसंट्रेशन बोलेंगे, और जहाँ पे कुछ भी मौजूद नहीं है या कम तादाद में है तो वो लो कंसंट्रेशन है। तो जैसे ही हमने स्टॉपर को ओपन किया तो ये पार्टिकल्स की मूवमेंट स्टार्ट होगी लो कंसंट्रेशन की तरफ। तो इसी फिनोमिना को हम कह रहे हैं डिफ्यूजन, कि पार्टिकल्स मूव फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टूवर्ड लो कंसंट्रेशन। तो कुछ देर के बाद देखें पार्टिकल इजीली फ्रीली मूव कर रहे हैं कंटेनर के दरमियान। उसके बाद बात करते हैं डिफ्यूजन जो है वो डिपेंड करती है टू पैरामीटर्स पे। वो टू पैरामीटर कौन कौन से हैं? टेम्परेचर पे और मॉलिक्यूलर मास ऑफ द मॉलिक्यूल्स। तो आप इसको कह सकते हैं कि रेट ऑफ द डिफ्यूजन डिपेंड अपॉन टू पैरामीटर्स, वन इज टेम्परेचर and second is molecular mass of particles। जी रेट ऑफ डिफ्यूजन टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है? हमें पता है काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग जब टेम्परेचर इंक्रीज किया जाता है इन पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करती है और इनकी मूवमेंट तेज हो जाएगी। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के साथ। जितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतना ही रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़ता जाएगा। और दूसरी चीज आती है मॉलिक्यूलर मास ऑफ पार्टिकल। गैस के पार्टिकल जितना लाइटर इन वेट होंगे, मतलब उनका वजन कम होगा, तो उनका रेट ऑफ डिफ्यूजन उतना ही ज्यादा होगा। इस एग्जांपल को आप ऐसे समझ सकते हैं कि कोई दो स्टूडेंट लें, एक वो स्टूडेंट जो दुबला पतला से जिसका वेट कम है, और एक वो स्टूडेंट जिसकी सेहत बहुत अच्छी है और वो बहुत हैवी मैस है, मीन वो मोटा है। अगर आप उन दोनों की रेस करवाएं तो डेफिनेटली जो पतला स्टूडेंट होगा, जो लाइटर वेट है, वो तेजी से भागेगा, तेजी से उसकी मूवमेंट होगी, लेकिन जो मोटा है उससे जल्दी नहीं भागा जाएगा। तो यहाँ पे गैस के मॉलिक्यूल में भी यही चीज है कि ऐसे मॉलिक्यूल जो लाइटर वेट हैं, जिनका वेट कम है, उनका डिफ्यूजन रेट भी ज्यादा होगा। वो तेजी से भागेंगे, तेजी से मूव करेंगे, तो उनका रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होगा। और वो पार्टिकल जिनकी मास ज्यादा है उनका रेट ऑफ डिफ्यूजन कम हो जाएगा। तो अब जैसे यहाँ पे इस एग्जाम्पल में हाइड्रोजन गैस ली थी, हाइड्रोजन गैस मॉलिक्यूलर मास उसकी कम है, 1 है, तो उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑक्सीजन की निस्बत ज्यादा होगा, क्योंकि ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास हाइड्रोजन से ज्यादा है। तो जितनी गैस लाइटर इन वेट होगी उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होगा। अब ये एक्टिविटी देखते हैं। एक्टिविटी में क्या है, डिफरेंट गैसेस डिफ्यूज एट द डिफरेंट रेट। क्यों डिफ्यूज करती हैं डिफरेंट रेट पे? क्योंकि इनका रेट ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड कर रहा है उनकी मॉलिक्यूलर मास पे। अब एक्टिविटी में क्या कहा गया है कि 100 सेंटीमीटर लॉन्ग ग्लास ट्यूब ली गई और इसके एक तरफ कॉटन प्लच की गई, वो कॉटन जिसको सोक किया गया था, जिसको डुबोया गया था HCl गैस में, और दूसरी तरफ वो कॉटन ली गई जो अमोनिया गैस में थी। अब क्योंकि ये कॉटन सोक की गई थी सोल्यूशन में, तो इनके पार्टिकल्स ने मूव करना शुरू किया जब इनको इस ट्यूब के अंदर डाला गया। तो यहाँ पे देखें, एक तरफ हमारे पास HCl गैस और दूसरी तरफ ये अमोनिया गैस। जब ये ट्रेवल करते हैं तो यहाँ पे वाइट फ्यूम बनते हैं अमोनियम क्लोराइड के। अब इस तरफ HCl गैस थी, HCl मॉलिक्यूल ने जो डिस्टेंस कवर किया है वो तकरीबन है 40.5 सेंटीमीटर, और अमोनिया गैस उसने जो डिस्टेंस कवर किया है वो है 59.5 सेंटीमीटर। तो अगर आप यहाँ पे देखें HCl का मॉलिक्यूलर वेट, क्लोरीन का हमें पता है 35.5 और हाइड्रोजन का 1, तो ये टोटल तकरीबन 36.5 ग्राम इसका मॉलिक्यूलर वेट। जबकि अमोनिया के केस में देखें, नाइट्रोजन का होता है 14 और 3 हाइड्रोजन के, तो 14 + 3 तो 17। तो ये बात यहाँ पे ही क्लियर हो जाती है कि जिस गैस का मॉलिक्यूलर मास
या मॉलिक्यूलर वेट लो होगा उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होगा। मीन अब यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि उसके मॉलिक्यूल ने तेजी से ये डिस्टेंस कवर किया है, तो ये तेजी से डिफ्यूज की है, जबकि HCl यहाँ पे उसने सिर्फ 40.5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर किया, मतलब उसकी स्पीड कम थी। तो इस एक्टिविटी से हमें पता चला कि जो गैस के पार्टिकल्स जिनका वेट ज्यादा होता है उनका रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होगा। जैसे यहाँ पे HCl थी, उसने कम डिस्टेंस कवर किया क्योंकि उसकी स्पीड कम थी, जबकि अमोनिया के मॉलिक्यूल्स या अमोनिया के पार्टिकल्स उनका वेट कम था, इसलिए उन्होंने 59.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर किया क्योंकि उनकी स्पीड तेज थी। जिसकी स्पीड तेज थी उसने ज्यादा डिस्टेंस कवर किया। तो इस एक्टिविटी से हमें रेट ऑफ डिफ्यूजन के बारे में पता चलता है। अब जैसे इस एक्टिविटी का इन्फ्रेंस या नतीजा भी बताया गया है, thus the ammonia diffuses faster than hydrogen chloride gas because it is lighter than hydrogen chloride gas। लाइटर यहाँ पे क्योंकि हमने इसकी मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करके देख लिया कि अमोनिया की 17 है, तो ये हाइड्रोजन क्लोराइड की निस्बत लाइटर इन वेट है, तो इसलिए इसने यहाँ पे ज्यादा डिस्टेंस कवर किया और इसका रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा है। जी स्टूडेंट, आगे क्वेश्चन देखिए, क्विक चेक। Which gas among the following will diffuse at the fastest speed and which will diffuse at the slowest speed under the similar condition of temperature and pressure? अगर टेम्परेचर और प्रेशर चेंज ना किया जाए तो किस गैस का रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होगा और किसका कम होगा? तो सिंपल सा मेथड है, हम सबसे पहले इनकी मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करेंगे, उससे हमें अंदाजा हो जाएगा कि कौन सी गैस का रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा है। अब यहाँ पे जो पहली गैस दी गई है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का देखें, नाइट्रोजन का 14 और ऑक्सीजन 1 मॉलिक्यूल का 16, तो यहाँ पे 2 है तो ये हो जाएगा 32, और इसको ऐड करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 46। जी सल्फर डाइऑक्साइड का देखते हैं, सल्फर का होता है 32 और ऑक्सीजन का भी 2 मॉलिक्यूल है तो 32, ये हो जाएगा 64। अब हाइड्रोजन सल्फाइड का 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स, 2 फॉर 2 हाइड्रोजन एटम एंड सल्फर 32, तो यहां पे इसका बन जाएगा 34। अब जिस गैस की मॉलिक्यूलर मास सबसे कम है उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन उतना ही ज्यादा होगा। तो यहाँ पे देखें हाइड्रोजन सल्फाइड, इसका यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास बाकी दोनों की निस्बत कम है 34, तो इसका रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होगा, इट विल डिफ्यूज एट फास्टर स्पीड। और बाकी पीछे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड, इनमें देखें सल्फर डाइऑक्साइड का क्योंकि 64 है, बाकी दोनों की निस्बत ज्यादा है, तो इसका जो है स्लोएस्ट होगा। जी नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी व्हाई डज अमोनिया गैस डिफ्यूज फास्टर देन हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये जो अभी हमने ऊपर एक्टिविटी पढ़ी है इसी में है, क्योंकि अमोनिया गैस लाइटर इन वेट है इसलिए इसका रेट ऑफ डिफ्यूजन फास्टर होगा हाइड्रोजन क्लोराइड की निस्बत। अमोनिया गैस का मॉलिक्यूलर वेट होता है 17 ग्राम्स पर मोल, जबकि हाइड्रोजन क्लोराइड का होता है 36.5, तो जो लाइटर इन वेट होगी उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होगा। तो ये अभी हमने एक्टिविटी भी पढ़ी है तो आप उसमें भी देख सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ मेडिसिन इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में अगर मेडिसिन इनटेक कर रहे हैं तो किस तरीके से बॉडी में डिफ्यूज होती है और किस तरीके से हमें किस भी मेडिसिन खाने का रिलीफ कैसे मिलता है उसकी इंपॉर्टेंस बताई गई है। अब अगर खुदा ना खास्ता आप कभी बीमार होते हैं, आप मेडिसिन लेते हैं। अब मेडिसिन 2 तरीके से लेते हैं, एक ओरल इनटेक है। ओरल इनटेक का मतलब है कि आप उस मेडिसिन को कोई टेबलेट्स की फॉर्म में या कैप्सूल की फॉर्म में लेते हैं और उसको मुंह के जरिए खाते हैं। और इसका दूसरा तरीका ये है कि आपकी वेन में डायरेक्ट इंजेक्शन लगाया जाता है कि लिक्विड एंटर किया जाता है। अब दोनों तरीकों में रेट ऑफ डिफ्यूजन कैसे इफेक्ट करता है और किस तरीके से आपको रिलीफ मिलता है। जी जब आप मेडिसिन ऑरली इनटेक करते हैं, ऑरली इनटेक करने का मतलब है आपने मुंह के जरिए कोई भी टैबलेट कोई खाई है। अब जो टैबलेट आपने इनटेक की है वो आपके स्टमक में जाएगी, वहां पे डाइजेशन का प्रोसेस होगा और वहां से ये ब्लड स्ट्रीम में एंटर होगी और हमारे उस पार्ट तक पहुंचेगी जिसको रिलीफ चाहिए। तो एक्चुअली यहाँ पे ये देखते हैं कि जो मेडिसिन हमने ली है हाउ क्विकली दे आर एब्जॉर्ब इन द ब्लड। अब एब्जॉर्ब ब्लड में होगी, ब्लड में किस तरीके से एब्जॉर्ब होगी, बाय डिफ्यूजन। तो जितनी क्विकली उसकी एब्जॉर्प्शन होगी उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होगा, उतना ही ज्यादा हमें रिलीफ मिलेगा।
और अगर कोई मेडिसिन हम लिक्विड फॉर्म में लेते हैं, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दी कि आपको इंजेक्शन लगता है या कोई ड्रिप लगती है, तो वो क्योंकि लिक्विड फॉर्म में डायरेक्ट आपकी वेन में एंटर किया जाता है, वो मेडिसिन डायरेक्टली आपकी वेन में एंटर की गई है, उस वक्त उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन डिफरेंट होगा। डिफरेंट कैसे होगा? क्योंकि वो आपकी ब्लड स्ट्रीम में डायरेक्ट एंटर की गई है, जल्दी से वो उस एरिया तक पहुंचेगी जहां पे हमें रिलीफ चाहिए। मतलब आपकी बॉडी में कहाँ पे कोई इन्फेक्शन है, उसको रिलीफ मिलना है, तो मेडिसिन डायरेक्ट आपकी बॉडी में एंटर की जाती है थ्रू इंजेक्शन। तो वो जल्दी से क्योंकि आपकी ब्लड स्ट्रीम में डिफ्यूज कर जाती है, उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होता है, इसीलिए वहां पे आपको रिलीफ ज्यादा मिलता है। एक्चुअली इस टॉपिक में आपको यही बताया गया है कि कितनी तेजी से, कितनी फास्टर स्पीड में मेडिसिन आपके ब्लड में डिफ्यूज करेगी, उतना ही जल्दी आपको रिलीफ मिलेगा। जैसे अगर खुदा ना खास्ता किसी को कोई एलर्जी हो जाए, तो एलर्जी के लिए फौरन से एंटी एलर्जिक इंजेक्शन लगाया जाता है। तो उसमें क्या आता है, उसका मकसद ही ये होता है कि इंजेक्शन लगाने का कि वो आपकी ब्लड स्ट्रीम में जल्दी से डिफ्यूज हो जाए और आपकी इस बीमारी को या इस जो भी आपको एलर्जिक रिएक्शन हो रहा है उसका ट्रीटमेंट किया जा सके। तो सिंपल वर्ड में आप कह सकते हैं कि ये डिफ्यूजन है जो एक अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि कोई भी मेडिसिन हमारी बॉडी में जब जाती है तो थ्रू डिफ्यूजन हमें रिलीफ प्रोवाइड करती है। जी स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर नंबर 14 एक्सरसाइज। आते हैं एमसीक्यूज की तरफ। पहला एमसीक्यू, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस इज ड्यू टू। अब यहाँ पे काइनेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग बात की गई है। तो काइनेटिक थ्योरी में हमने जो बात की थी वो यही था कि सॉलिड, लिक्विड, गैस के पार्टिकल कांस्टेंट स्टेट ऑफ मोशन में है और वो मोशन की डिफरेंट टाइप है। जैसे सॉलिड में हमने कहा था कि जस्ट वाइब्रेटरी मोशन है, जबकि लिक्विड और गैस 3 टाइप ऑफ मोशन दिखाते हैं, जिसमें रोटेशनल भी है, ट्रांसलेशनल भी है और वाइब्रेशनल भी। तो एक्चुअली उनके दरमियान जो डिफरेंस है वो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स की वजह से है। तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपॉन हीटिंग द रेट ऑफ एवेपोरेशन। हीटिंग, किसी भी चीज को हीट कर रहे हैं, मीन उसका टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब है उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर रहे हैं, तो रेट ऑफ एवेपोरेशन भी हीट करने पे बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होगी, इंक्रीजेस। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंटर पार्टिकल अट्रैक्शंस आर स्ट्रॉन्गेस्ट इन। अब यहाँ पे इंटर पार्टिकल के अट्रैक्शन कह दें या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कह दें, बात एक ही होगी। तो कौन सी फेज में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होती हैं? तो ये सॉलिड्स में होगी। क्यों? क्योंकि सॉलिड्स के पार्टिकल टाइटली पैक होते हैं और इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस या इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होंगी। जी नेक्स्ट है, कूलिंग द वेपर्स ऑफ सम गैसेस चेंज देम डायरेक्टली इनटू सॉलिड स्टेट। अब यहाँ पे कौन सी स्टेट बताई गई है कि गैशियस या वेपर स्टेट चेंज हो रही है सॉलिड में। तो इस फेनोमिना को क्या बोलते हैं? ये फेनोमिना कहलाता है डेपोजिशन। डेपोजिशन जो कि सब्लिमेशन का ऑपोजिट है। डेपोजिशन में क्या होता है कि गैशियस फेज डायरेक्ट चेंज हो जाती है सॉलिड फेज में। तो डी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। जी नेक्स्ट है, फिजिकल स्टेट इन विच द पार्टिकल्स पोजेसेस द मैक्सिमम एनर्जी। कौन सी स्टेट है जिसमें मैक्सिमम एनर्जी होगी? अब मैक्सिमम एनर्जी उन्हीं की होगी कि जिनकी पार्टिकल्स की मूवमेंट बहुत ज्यादा होगी, और वो उन पार्टिकल की मूवमेंट ज्यादा होगी जिसके पास स्पेसेस ज्यादा हैं। तो यहाँ पे गैशियस फेज जहां पे पार्टिकल फ्रीली मूव कर सकते हैं उनकी एनर्जी मैक्सिमम होती है, इसलिए सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। जी नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज द प्रोसेस ऑफ एवेपोरेशन डिपेंड ऑन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट अमंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड। अब एवेपोरेशन हमें पता है सरफेस फिनोमिना है। सरफेस फिनोमिना मीन सरफेस पार्टिकल वहां से एवेपोरेट करते हैं और वो अपने सराउंडिंग से एनर्जी लेते हैं। अब क्वेश्चन में उन्होंने पूछा है कि अगर ये फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो जाए तो एवेपोरेशन के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, या अगर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम हो, वीक हो, तो एवेपोरेशन पे क्या फर्क पड़ेगा। तो यहाँ पे देखें, जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होगी वो मॉलिक्यूल्स को एवेपोरेट करना मुश्किल होगा, और अगर ये फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वीक हैं तो मॉलिक्यूल वहां से अपनी जगह से इजीली एस्केप कर जाएंगे, उनको अपनी पोजीशन छोड़ना आसान होगा। तो यहाँ पे ए ऑप्शन देखें, इट यहाँ पे क्या है, एवेपोरेशन। एवेपोरेशन डिक्रीजेस विद द इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ अट्रैक्शन। मीन मॉलिक्यूल के दरमियान इंटर पार्टिकल फोर्स जितनी ज्यादा होंगी उतना ही रेट ऑफ एवेपोरेशन डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फोर्सेस की वजह से मॉलिक्यूल वहां से एस्केप नहीं कर पाएंगे। तो ए ऑप्शन इसमें करेक्ट होगी। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच गैस विल डिफ्यूज एट द फास्टेस्ट रेट। रेट ऑफ डिफ्यूजन चेक करना है गैसेस का, तो सिंपल हम क्या करेंगे कि उनकी मोलर मास फाइंड आउट करेंगे। HCl की होती है 36.5, H2S 34, सल्फर डाइऑक्साइड की 64 और कार्बन डाइऑक्साइड की होती है 44। अब उन्होंने यहाँ पे पूछा है फास्टेस्ट रेट,
उस गैस का रेट फास्टेस्ट होगा जो लाइटर इन वेट होगी, जिसका वेट कम होगा। तो इन चारों में यहाँ पे H2S हाइड्रोजन सल्फाइड का वेट कम है 34, तो इसका रेट ऑफ डिफ्यूजन तेज होगा या फास्टेस्ट होगा, तो सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगी। जी नेक्स्ट क्वेश्चन, द फेज चेंजेस ए एंड बी इन गैस। अब गैस से लिक्विड चेंज हो रहा है और यहाँ पे उन्होंने पूछा ये ए पे कौन सी फेज होगी, और अगर लिक्विड सॉलिड में चेंज हो रहा है तो ये कौन सी फेज है। अगर गैस लिक्विड में चेंज हो रही है तो इस फेज को हम बोलते हैं लिक्विफेक्शन या कंडेंसेशन। तो पहली फेज चेंज ए में तो आ गया कंडेंसेशन या लिक्विफेक्शन, और बी देखें लिक्विड सॉलिडिफाई हो रहा है। लिक्विड सॉलिडिफाई कैसे पता चलेगा, जैसे फ्रीजिंग पॉइंट आ जाता है कि पानी लिक्विड फॉर्म में है और उसको सॉलिड में चेंज हो जाता है तो वो फ्रीज होता है, तो इसका मतलब है बी जो फेज चेंज हो रही है वो फ्रीजिंग है। तो हमारी सी ऑप्शन में देखें कंडेंसेशन एंड फ्रीजिंग, तो सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगी। जी नेक्स्ट एमसीक्यू, अ स्टूडेंट नोटिस frost falling on the ground at 6:30 am and disappearing by 8:30 am. Which phase change was responsible for changing the frost into water vapors? अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि 6:30 am अर्ली मॉर्निंग जब टेम्परेचर कम होता है उस वक्त वहां पे फ्रॉस्ट फॉर्मेशन हुई, लेकिन 8:30 बजे ये फ्रॉस्ट खत्म होगी, तो कौन सा प्रोसीजर था कि ये खत्म हुई है फ्रॉस्ट। तो इसके आंसर में बी ऑप्शन करेक्ट होगा, बाय एवेपोरेशन। एवेपोरेशन क्योंकि हमें पता है किसी भी टेम्परेचर पे कंटिन्यू रहती है, तो एवेपोरेशन वो फिनोमिना है जिसमें फ्रॉस्ट खत्म हो जाएगी, लिक्विड या वाटर वेपर में चेंज हो जाते हैं। जी स्टूडेंट्स, आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। तो पहला क्वेश्चन, फ्रॉम वेयर डज द एनर्जी कम व्हेन अ लिक्विड एवेपोरेट, कि जब कोई भी लिक्विड एवेपोरेट कर रहा है तो वो एनर्जी कहाँ से लेता है। अब हमें पता है कि एवेपोरेशन जो है वो सरफेस फिनोमिना है, सरफेस वाटर मॉलिक्यूल एवेपोरेट करेंगे तो वो एनर्जी लेंगे अपने सराउंडिंग से। अब उसकी सराउंडिंग में उसके हमारा बाहर का एनवायरनमेंट भी आ जाता है या उसके अपने सराउंडिंग मॉलिक्यूल भी आ जाते हैं, तो इसमें दोनों कंडीशन हम बयान करेंगे कि व्हेन द लिक्विड एवेपोरेट इट गेन एनर्जी फ्रॉम इट्स सराउंडिंग्स। तो आप इसके आंसर में लिख सकते हैं कि फ्रॉम इट्स सराउंडिंग्स दिस मॉलिक्यूल गेट एनर्जी फॉर एवेपोरेशन। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज कंडेंसेशन एंड एंडोथर्मिक प्रोसेस। आपसे पूछा गया है कि क्या कंडेंसेशन एंडोथर्मिक प्रोसेस है। एक्चुअली कंडेंसेशन क्या था, कंडेंसेशन वो फिनोमिना था जिसमें गैस पार्टिकल चेंज होते हैं, लिक्विफाई होते हैं, लिक्विड में चेंज होते हैं। तो जब गैस पार्टिकल लिक्विड में चेंज हो रहे हैं तो ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, तो इसको आप एंडो नहीं कह सकते। तो आप इसमें लिखेंगे नो कंडेंसेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई नेफ्थलीन बॉल्स यूज्ड टू रिपेल इंसेक्ट। अब यहाँ पे नेफ्थलीन बॉल का यूज भी आपको बता दिया है कि इंसेक्ट्स को रिपेल करने के काम आती है, मतलब इंसेक्ट को भगाने के। डिसअपीयर आफ्टर सम टाइम, तो हमने जब सब्लिमेशन का टॉपिक पढ़ा था तो हमने यही कहा था कि नेफ्थलीन बॉल थोड़ी देर के बाद डिसअपीयर हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि उनमें सब्लिमेशन का फिनोमिना होता है। सब्लिमेशन क्या था कि जिसमें कोई भी सॉलिड फेज डायरेक्ट चेंज हो जाती है गैसियस फेज में, तो यहाँ पे इसके आंसर में लिखेंगे ड्यू टू सब्लिमेशन। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग अ फेज चेंज। कोई भी फेज चेंज हो रही है, फेज चेंज से क्या मुराद है, कोई सॉलिड लिक्विड में चेंज हो रहा है, लिक्विड गैसियस में चेंज हो रहा है, या गैसियस फेज चेंज हो रही है लिक्विड में, तो इसको हम बोल रहे हैं फेज चेंज। पूछा गया है कि फेज चेंज जब होती है तो उसमें टेम्परेचर कांस्टेंट क्यों रहता है। तो आपको याद होगा हमने जब हीटिंग एंड कूलिंग कर्व पढ़ी थी उसमें ये डिटेल में आंसर पढ़ा था कि जब भी कोई फेज चेंज होती है उस वक्त टेम्परेचर जो है उस मॉलिक्यूल्स की इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने के काम आता है, और वो इंटरनल एनर्जी एक्चुअली इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ओवर करने के काम आती है, इसलिए वहां पे ये टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। तो यहाँ पे आप हीटिंग और कूलिंग कर्व वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो आपको इसका आंसर वहीं बुक के अंदर से ही मिल जाएगा। जी नेक्स्ट है, इज इट पॉसिबल टू कंप्रेस अ लिक्विड लाइक अ गैस। गैसेस की कंप्रेशन हमने पढ़ी कि उनको प्रेशर अप्लाई करके कंप्रेस किया जा सकता है। अब क्वेश्चन में उन्होंने पूछा है कि क्या किसी लिक्विड को कंप्रेस किया जा सकता है, तो बज़ाहिर तो हम यही कहेंगे कि लिक्विड को कंप्रेस करना आसान काम नहीं है, उसको हम नहीं कर सकते, लेकिन एक्चुअल ये बात नहीं है। लिक्विड को भी कंप्रेस किया जा सकता है बट अंडर स्पेसिफिक कंडीशंस, और वो स्पेसिफिक कंडीशंस क्या होगी कि हमें बहुत ज्यादा प्रेशर एग्जर्ट करना पड़ेगा। तो आंसर में आप लिख सकते हैं कि यस, लिक्विड्स कैन बी कंप्रेस बट अंडर स्पेसिफिक कंडीशन वेयर द प्रेशर मस्ट बी हाई। तो आप कह सकते हैं कि लिक्विड कैन बी कंप्रेस्ड बट अंडर द स्पेसिफिक कंडीशंस वेयर द प्रेशर मस्ट बी हाई। हाई प्रेशर होगा तो लिक्विड को कंप्रेस किया जा सकता है।
जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू चेंज द टेम्परेचर एट विच वाटर बॉयल्स इन एन एक्सपेरिमेंट इन योर लैब। क्वेश्चन में उन्होंने आपसे पूछा है कि वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री है, तो वो ये पूछ रहे हैं कि आप अगर अपनी लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो क्या आप उसका बॉइलिंग पॉइंट चेंज कर सकते हैं। तो आपको याद है कि हमने टॉपिक पढ़ा था जिसपे कहा था कि किसी भी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है उसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। तो अगर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को चेंज कर दें तो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर आप इसका आंसर यस में लिख सकते हैं, यस बॉइलिंग पॉइंट कैन बी चेंज बाय चेंजिंग द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो किसी भी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट चेंज किया जा सकता है अगर हम उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज कर दें तो। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच सीजन द वेट क्लॉथ गेट ड्राई आफ्टर अ रिलेटिवली लॉन्गर टाइम। यहाँ पे उन्होंने सीजन पूछा है कि किस सीजन में गीले कपड़े देर से खुश्क होंगे। तो यहाँ पे सीजन हमारा विंटर सीजन होगा। विंटर सीजन में क्योंकि टेम्परेचर कम होता है, रेट ऑफ एवेपोरेशन भी कम हो जाता है, तो इसलिए विंटर सीजन में ये क्लॉथ जो है वो देर से खुश्क होंगे। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अ सॉलिड इज हीटेड व्हाट हैपन टू इट्स पार्टिकल विच आर वाइब्रेटिंग। कोई भी सॉलिड जब हीट किया जाता है तो इसके पार्टिकल जो पहले वाइब्रेट करे थे उन पे क्या होता है। अब हमें पता है कि किसी भी चीज को हीट करने का मतलब है उसका टेम्परेचर बढ़ाए, और टेम्परेचर बढ़ने का मतलब है उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर रहे हैं। तो एक स्टेज ऐसी भी आती है कि काइनेटिक एनर्जी इतनी हो जाती है कि उन पार्टिकल्स की वाइब्रेशन सिर्फ फिर वाइब्रेशन नहीं रहती, बल्कि ये वाइब्रेशन से ज्यादा की मूवमेंट हो जाती है। और वो स्टेज है कि जिसपे कोई भी सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है या मेल्ट होना शुरू हो जाता है। और ये वो फेज है जिसमें टेम्परेचर जो दिया जा रहा है वो उसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ऊपर ओवरकम करता है और वो मॉलिक्यूल्स अपनी वाइब्रेशन छोड़ के ज्यादा मूवमेंट की तरफ आ जाएंगे और लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे। तो ये आपकी बुक में जो टॉपिक है मेल्टिंग पॉइंट वाला, उसमें इसका आंसर है, आप उधर से यहाँ पे देख सकते हैं। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू सॉलिड्स एंड लिक्विड आल्सो डिफ्यूज जस्ट लाइक अ गैस। तो डिफ्यूजन की हमने डेफिनेशन क्या पढ़ी थी कि मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टुवर्ड लोअर कंसंट्रेशन। तो यस सॉलिड्स एंड लिक्विड कैन डिफ्यूज, कि दे कैन मूव फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टुवर्ड लो कंसंट्रेशन। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई ड्यू इज फॉर्म इन द अर्ली आवर्स ऑफ द मॉर्निंग। ड्यू ड्रॉप्स अर्ली मॉर्निंग में ही क्यों बनते हैं। अब हमें पता है कि अर्ली आवर्स ऑफ मॉर्निंग में टेम्परेचर कम होता है। टेम्परेचर कम होने की वजह से जो गैशियस वाटर वेपर्स है वो लिक्विफाई हो जाते हैं और ड्यू ड्रॉप में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे आप इसका आंसर जो बताएंगे कि अर्ली आवर ऑफ द मॉर्निंग में टेम्परेचर कम होता है, डाउन जाता है टेम्परेचर। जी स्टूडेंट्स, आते हैं अपने कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, डिफरेंशिएट बिटवीन एवेपोरेशन एंड बॉइलिंग। एवेपोरेशन और बॉइलिंग में डिफरेंस बताना है, आपकी बुक का ही क्वेश्चन है। बुक में बहुत अच्छे तरीके से एवेपोरेशन और बॉइलिंग के अलग अलग कॉलम में डिफरेंशिएट किया गया है। ये मैंने अपने टॉपिक पहले पढ़ाया भी है, आप लेक्चर में सुन भी सकते हैं अगर आप इसको दोबारा सुनना चाहें। तो ये आपकी बुक में इसका क्लियर आंसर दिया गया है। जी नेक्स्ट है, डिस्क्राइब हाउ बॉइलिंग इज रिलेटेड टू द एक्सटर्नल प्रेशर। बॉइलिंग जो है वो एक्सटर्नल प्रेशर के ऊपर किस तरीके से डिपेंड करती है। तो ये भी आपकी बुक का ही टॉपिक है, उसमें इसका सारा आंसर मौजूद है कि जितना ज्यादा एक्सटर्नल प्रेशर चेंज होगा तो बॉइलिंग भी चेंज हो जाएगा। अगर एक्सटर्नल प्रेशर कम हो रहा है तो हमारा बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाता है। और इसकी एग्जांपल भी दी थी, जैसे हिली एरियाज में जाएं क्योंकि वहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर या एक्सटर्नल प्रेशर कम हो जाता है, तो वहां पे वाटर जो है वो 98 डिग्री पे बॉयल करता है। तो आप इसका एग्जाम्पल भी दे सकते हैं और इसको एक्सप्लेन भी करेंगे, और ये आपकी बुक में बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन दी गई है, तो इसको टेक्स्ट में आप देख सकते हैं, मेरा वीडियो लेक्चर भी इस पे सुन सकते हैं। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई द प्रोसेस ऑफ एवेपोरेशन डज नॉट नीड द इनपुट ऑफ एनर्जी। आप क्वेश्चन को समझे, उन्होंने कहा है कि एवेपोरेशन के लिए इनपुट ऑफ एनर्जी का मतलब हमें खुद से एनर्जी क्यों नहीं देनी पड़ती। क्योंकि हमें पता है एवेपोरेशन जो है वो सरफेस फिनोमिना है और वो किसी भी टेम्परेचर पे होता है, इसलिए यहाँ पे उसको अलग से कोई एनर्जी प्रोवाइड नहीं करनी पड़ती। तो आप कह सकते हैं एवेपोरेशन इज द सरफेस फिनोमिना विच ऑकर एट एनी टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है, इसलिए इसको अलग से इनपुट ऑफ एनर्जी नहीं देना पड़ता। वो अपने सराउंडिंग से अपनी एनर्जी गेन करते हैं और मॉलिक्यूल वहां से एवेपोरेट कर जाते हैं। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई द हीटिंग एंड कूलिंग कर्व फॉर द फेज चेंज अडॉप्ट द सेम पाथ। अब हीटिंग और कूलिंग कर्व हमने पढ़ी थी और यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि जब कोई फेज चेंज हो रही है तो वो सेम पाथ क्यों अडॉप्ट करती हैं। आपको याद होगा कि जो हमने कर्व पढ़ी थी वो कुछ इस तरह की कर्व थी कि यहाँ पे इसका सॉलिड था, सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट आया और उसके बाद यहाँ पे ये टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया। फिर जब पूरा सॉलिड मेल्ट हुआ और ये लिक्विड फिर गैशियस फॉर्म में चेंज हुआ या बॉइलिंग पॉइंट उसका आना शुरू हो गया, तो यहाँ पे ये इसका मेल्टिंग पॉइंट था
और ये इसका बॉइलिंग पॉइंट था। अब यहाँ पे क्वेश्चन में यही पूछ रहे हैं कि हीटिंग और कूलिंग कर्व में जब फेज चेंज होती है, ये फेज चेंज हो रही है, मेल्ट हो रहा है या बॉयल हो रहा है, तो वो अडॉप्ट करते हैं सेम पाथ। सेम पाथ अडॉप्ट करने का मतलब यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन क्यों आती है, तो इसकी रीजन यही थी कि यहाँ पे इंटरनल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ रही है और ये इंटरनल एनर्जी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ओवरकम करती है और कोई भी सॉलिड जो है वो लिक्विड फॉर्म में चेंज होता है या कोई भी लिक्विड जो है गैसियस फॉर्म में चेंज होता है। तो ये हीटिंग और कूलिंग कर्व का टॉपिक, उसमें ये बात भी एक्सप्लेन की गई है, आप इसका आंसर वहां से कंसर्न करेंगे। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई आइस मेल्ट व्हेन द प्रेशर इज एक्सर्टेड ऑन इट। आइस के ऊपर जब प्रेशर एक्सर्ट करते हैं तो वो मेल्ट क्यों हो जाती है। इसका आंसर हम ऐसे कहेंगे कि वाटर जो है वो पिकुलर बिहेवियर शो करता है कि वाटर जब फ्रीज होता है तो आइस जो है वो एक्सपैंड कर जाती है, उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। ये हमने इससे पहले भी अपनी प्रीवियस साइंस की क्लास में पढ़ा था कि वाटर जो है वो डिफरेंट बिहेवियर शो करता है। जब इसको हम फ्रीज करते हैं तो इसके मॉलिक्यूल्स के दरमियान स्पेसिस बढ़ जाती हैं, फासले बढ़ जाते हैं और वो आइस एक्सपैंड करती है। अब एक्सपैंड कर रही है तो जब उसमें हम प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, प्रेशर एक्सर्ट करने का मतलब है उस एक्सपेंशन को कम करेंगे, उस एक्सपेंशन को कम करेंगे तो लिक्विड एक दूसरे के करीब आएंगे तो वो मेल्ट हो जाएगी और चेंज हो जाएगी वो फेज सॉलिड से लिक्विड में। जिस स्टूडेंट्स इसके आंसर में आप कह सकते हैं कि व्हेन आइस इज फॉर्म इट्स पार्टिकल एक्सपैंड। एक्सपैंड करने का मतलब है उनके दरमियान फासले बढ़ गए हैं, लेकिन जब उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हैं तो एक्चुअली हम उनके फासले को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। कम कर रहे हैं इसका मतलब वो एक दूसरे के करीब आ रहे हैं तो आइस उस वक्त मेल्ट हो जाएगी। तो आप यही कह सकते हैं कि व्हेन द प्रेशर इज अप्लाइड दे कम क्लोजर टू ईच अदर एंड द आइस स्टार्ट मेल्टिंग। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू फेज चेंज ऑकर। फेज चेंज, अब यहाँ पे फेज चेंज के बारे में पूछा है, वो फेज चेंज कोई स्पेसिफिक नहीं पूछा गया। फेज चेंज वो भी हो सकती है जिसमें कोई सॉलिड लिक्विड में चेंज हो रहा है या कोई लिक्विड गैसियस फेज में चेंज हो रहा है या गैसियस फेज दोबारा से लिक्विड में चेंज हो रही है। तो रीजन उन्होंने पूछी है कि व्हाई डू फेज चेंज ऑकर। कोई भी फेज चेंज तब होगी जब उसका टेम्परेचर चेंज किया जाएगा। तो आप इसके आंसर में कहेंगे फेज चेंज ऑकर ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर। जब भी टेम्परेचर चेंज किया जाएगा तो फेज चेंज होगी। टेम्परेचर बढ़ाएंगे, जैसे सॉलिड है उसका टेम्परेचर बढ़ाया वो लिक्विड में चेंज हो गया, और टेम्परेचर इंक्रीज किया तो लिक्विड गैसियस फेज में चेंज हो गया। और अगर उसको रिवर्स प्रोसेस में देखें, अगर हम टेम्परेचर कम करना शुरू कर दें तो गैसियस फेज चेंज हो जाएगी लिक्विड में, जिसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन। तो आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं इन तीनों फिनोमिना की बेस पे। जी नेक्स्ट है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। अब डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन वो है जो आपकी बुक में ऐसे ही एज सच बयान किए गए हैं, तो इनके आंसर आप अपनी बुक से ही देखेंगे। पहला क्वेश्चन देखें, एक्सप्लेन द डिफरेंस इन द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ टू गैसेस बेस्ड ऑन दी काइनेटिक थ्योरी। तो आपकी बुक में जो एक्टिविटी दी गई है जिसमें HCl गैस और अमोनिया की एक्टिविटी बताई गई है, तो आपने वो सारी एक्टिविटी बतानी है। और इसमें जो एक्चुअली बताना है कि आपने सबसे पहले डिफ्यूजन की डेफिनेशन देनी है और बताना है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन किन 2 पैरामीटर पे डिपेंड करता है, और उसके बाद उस एक्टिविटी को एक्सप्लेन कर देना है। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन हेल्पफुल इन प्रिंटिंग एंड द यूजेज ऑफ एयर फ्रेशनर। तो पूरी आपके बुक में ये एप्लीकेशन ऑफ सब्लिमेशन दिए गए हैं और ये दोनों प्रिंटिंग और एयर फ्रेशनर का एप्लीकेशन दिया गया है। एज सच आपने इसको नोट कर लेना है। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ हीटिंग कर्व फॉर द फिजिकल चेंजेस वाटर अंडरगो विद द चेंज इन टेम्परेचर। तो आपकी बुक में हीटिंग कर्व के थ्रू ये पूरा टॉपिक एक्सप्लेन किया गया, आपने उस टॉपिक की एक्सप्लेनेशन देनी है और साथ में हीटिंग कर्व की डायग्राम भी बनानी है। जी स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाए। थैंक यू, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।